मेरी विंडो में, ओके। इसमें क्लियर एक बिल्डअप है। तुम्हारा जो पहले बता दिया गया कि कोई चीज समथिंग इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, ऑफ कोर्स इफ इट इज समथिंग ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये वाइटल इंपॉर्टेंस इसकी हो सकती है, क्योंकि ये बर्डन भी नहीं है, डोमिनेंट भी नहीं है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद बताया गया कि इसको आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लमेटिक है, और प्रॉब्लम सोल्यूशन का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो फॉलो हो रहा था, ओके। जो प्रॉब्लम और सोल्यूशन का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें सोल्यूशन जो है वो उसकी तरफ बिल्टअप हो रहा होता है, जिस तरह इस वाले आरसी में भी तुम्हारा बिल्टअप हो रहा था। इसको आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम है, जो कि ये वाला इस ट्रेड के देयर सर्टेन ट्रेड्स जो कि इसको क्लियरली क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ये वाला ट्रेड इसको कर सकता है। उसके बाद इसको मेंशन किया गया ट्रेड को, उसके बाद इसको न्यूट्रलाइज किया गया ऑथर की तरफ से, ठीक है। उसके बाद एक और ट्रेड को मेंशन किया गया, उसको इसको न्यूट्रलाइज किया गया। कंट्रास्ट की वर्ड से मैं पता चल रहा था कि वो वाला पैटर्न यूज हो रहा है, और फिर एक मोर ओवर का जो वर्ड था वो कंटिन्यूएशन को शो कर रहा होता है। उसके बाद ये ऑथर की वॉइस थी, ऑथर ने अपना सोल्यूशन दिया था, और ये इसका मेन पॉइंट था, ठीक है। तो ये बहुत ही एक क्लासिक पैटर्न होता है, एक क्लासिक स्ट्रक्चर होता है प्रॉब्लम सोल्यूशन का। इसको हम लोगों ने वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ, जो जो कि तुम लोगों के पास वीडियो सेशंस हैं। इसके अलावा हम लोगों के एक पैटर्न होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि ओल्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग और न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। इस तरह के पैटर्न में जो कि ओल्ड वे होता है और न्यू वे होता है, इसमें जो न्यू वे होता है उसकी तरफ भी एक बिल्डअप हो रहा होता है, ओके। बहुत ही एक क्लियर बिल्डअप हो रहा होता है। अब थोड़ा सा देखो इसमें, इन सारी चीजों में ना जो कि मेन पॉइंट होता है, और जो कि जो कि मेन पॉइंट की तरफ एक बिल्डअप क्लियर बिल्डअप होता है, जो कि लास्ट पैटर्न हम लोगों ने भी देखा था कीस्टोन स्पीशी वाला, जो कि वीडियोस में भी बहुत सारा डिस्कस हुआ है, वो बहुत ही क्लासिक पैटर्न है। उसमें भी ना सोल्यूशन की तरफ एक क्लियर बिल्डअप होता है, ठीक है ना। एक एक बात वहां पे जा रही होती है, उस तरफ बात जा रही होती है, तो वो क्लियर कट एक बिल्डअप एक्स्टेब्लिश हो रहा होता है। वो नजर आ जाता है, मोमेंटम से नजर आ जाता है, जिस तरह पिछले आरसी में उसको क्या किया जाता है कि पिछले आरसी में प्रॉब्लम सोल्यूशन में जो पोटेंशियल सॉल्यूशंस थे उनको न्यूट्रलाइज करने के बाद ऑथर अपना सोल्यूशन लेके आया था। क्लियर बिल्डअप था। बिल्डअप किस तरह का था, क्या फिर इसको आइडेंटिफाई किस तरह किया जाए? यू मस्ट हैव बीन आस्किंग द क्वेश्चन, इसको आइडेंटिफाई कीस्टोन स्पीशी को आइडेंटिफाई किस तरह किया जाए? ये बात हो सकती है, नहीं ये नहीं हो सकती न्यूट्रलाइज, ये हो सकता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता न्यूट्रलाइज, ओके। तो क्लियरली जो तो ऑर्डर क्लियरली वो वो बिल्डअप को फील कर रही होती है, या फिर वो खुद पूछ रही होती है, यार अगर ये भी सोल्यूशन नहीं है, ये भी सोल्यूशन नहीं है, तो फिर सोल्यूशन है क्या? तो ऑथर एक बिल्डअप करके सोल्यूशन अपना लेके आता है, और इस वो उसका मेन पॉइंट हो जाता है, स्ट्रक्चर की वजह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेन पॉइंट, ओके। अच्छा, अब जो ये वाले जो पैटर्न होते हैं जहाँ पे ओल्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग एंड देन न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, यहाँ पे भी बिल्डअप हो जाता है। क्या ये जो ओल्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग है ये नोन है, और लेकिन ये हमारा इसने ये ओल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स थी। अब एक न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग है, और इसमें ये चीज हो गई। अब इसके बाद अगर इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता तो ये ओल्ड न्यू का पैटर्न होता है, और जो न्यू होता है वो शिफ्ट के बाद आ रहा होता है। बाकी जो शिफ्ट की जो सिग्निफिकेंस है तुम लोगों को डेफिनेटली पता है। तो यहाँ पे ना, जहाँ पे तुम्हारा जो मेन पॉइंट होता है बिल्डअप की वजह से, इन सारी जो पैटर्न्स होते हैं इनमें जो बिल्डअप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बिल्डअप किस तरह तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये पता चल जाना चाहिए। इट इज फंक्शन ऑफ कॉमन सेंस एज वेल, के इसको देख के मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस बात की तरफ बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। एक ये वाला बेसिकली पैटर्न होता है ओल्ड और न्यू का। इसका एक सब केस होता है जो कि टाइम कंट्रास्ट होता है। अगर टाइम ने परमिट किया तो हम लोग इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। टाइम कंट्रास्ट ये भी बहुत ही क्लासिक पैटर्न है। इसके बाद फिर बेसिकली हम लोगों का एक और पैटर्न होता है प्राइमरी पर्पस को आइडेंटिफाई करने का स्ट्रक्चर का पैटर्न है। वो क्या पैटर्न होता है कि तुम्हारी ना एक बात की गई, ओके, कुछ मेंशन किया गया, उसके बाद इसके ऊपर ये कोई आइडिया था, ये कुछ क्लेम था या फिर कोई चीज थी, ओके, कोई आइडिया था। इसके ऊपर जो डिफरेंट प्लेयर्स है ना इनका व्यू पॉइंट दिया जाता है। एक वन टाइप ऑफ कैटेगरी, जिस तरह एंथ्रोपोलॉजिस्ट का व्यू पॉइंट क्या होगा, इकोनॉमिस्ट का व्यू पॉइंट क्या होगा, और सम अदर प्लेयर्स का व्यू पॉइंट क्या होगा। और
इनमें ना इन प्लेयर्स के व्यू पॉइंट्स होते हैं, इसमें ऑथर का व्यू पॉइंट नहीं होता। तो फिर एक ये वाला पैटर्न होता है, ठीक है? इसको भी हम लोगों ने डिस्कस करना है। ये वाला जो पैटर्न होता है, इसमें इसमें बिल्डअप नहीं होता। इसमें जस्ट एक चीज़ है, उसके ऊपर ना 3 प्लेयर्स हैं, जो कि मेजर कैटेगरीज़ हैं, इससे रिलेटेड। उनके व्यू पॉइंट्स हैं और ऑथर का व्यू पॉइंट इज कंस्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस, वो होता ही नहीं उसमें, ठीक है? तो अब इसका मतलब ये कि कुछ आर्टसिस डेफिनेटली ऐसे होते हैं कि जिनमें ऑथर का व्यू पॉइंट नहीं होता, और तुम लोगों ने डेफिनेटली ये देखी होंगी चीजें, ठीक है? डेफिनेटली कुछ आरसीज ऐसे होते हैं जिसमें ऑथर का व्यू पॉइंट नहीं होता, ठीक है? आरसीज को इनफैक्ट अगर कैटेगराइज किया जाए, तो हम लोग ना इनको ब्रॉडली स्पीकिंग 3 टाइप्स ऑफ ओपिनियन बेस्ड क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई कर सकते हैं। ओपिनियन बेस्ड क्लासिफिकेशन का क्या मतलब कि एक आरसी है जिसमें ऑथर का व्यू पॉइंट है, और उसमें अगेन व्यू पॉइंट की तरफ एक बिल्डअप भी हुआ है, ऑथर का व्यू पॉइंट भी है और बिल्डअप भी था, तो वो उसके मेन पॉइंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, प्रॉब्ली वो वो ही मेन पॉइंट होता है, और अगर कोई ड्रास्टिकली चीज़ें डिफरेंट ना हो तो वो ही बेसिकली मेन पॉइंट हो जाता है। एक आरसीज इस तरह के होते हैं जहाँ पे ऑथर का व्यू पॉइंट नहीं होता। इसमें यू हैव टू फ्लेवर्स फर्दर। जो फर्स्ट फ्लेवर होता है जहाँ पे ऑथर का व्यू पॉइंट नहीं होता, वो ये होता है कि वहाँ पे डिफरेंट प्लेयर्स का व्यू पॉइंट होता है, और उसमें बेसिकली ये चीज़ होती है जो भी हम लोग डिस्कस करी थी कि किसी एक चीज़ के ऊपर डिफरेंट प्लेयर्स हैं, वो अपना व्यू पॉइंट दे रहे होते हैं, ठीक है? एक हम लोगों ने आज ये देखना है। सेकेंड के एक एक बेसिकली ये होता है कि ऑथर का व्यू पॉइंट नहीं होता, और किसी का भी व्यू पॉइंट नहीं होता, किसी का भी व्यू पॉइंट, डिफरेंट प्लेयर्स का भी व्यू पॉइंट नहीं होता। वो होते हैं प्योर फैक्चुअल पैसेजेस, ठीक है? फैक्चुअल पैसेजेस में ये होता है कि जो इनका मेन पॉइंट होता है वो बेसिकली समरी होती है, और इसमें भी बहुत एक क्लासिक पैटर्न आता है जीमैट में, जो कि 2 पैराग्राफ आरसीज होते हैं। इनमें ना ये फैक्चुअल आरसीज होते हैं, और ये बहुत ही क्लासिक है, और तुम लोगों ने डेफिनेटली ये देखे होंगे बहुत ज्यादा, और ये खुद इन कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए था तुम लोगों को। 2 पैराग्राफ्स के आरसीज होते हैं, नॉर्मली शॉर्ट आरसीज होते हैं, और इसमें जो कि फैक्चुअल आरसीज होते हैं, यानी कि व्यू पॉइंट नहीं होता, ना ऑथर का होता है ना डिफरेंट प्लेयर्स का व्यू पॉइंट होता है। और इसमें जो कि प्राइमरी मेन पॉइंट होता है वो फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ की समरी हो जाती है। इनके ना मेन पॉइंट बहुत ही क्लासिक इस तरह होते हैं कि यहाँ पे एंड आ जाता है, और एंड से जो पहली चीज होती है वो इस चीज से कॉरेस्पॉन्ड कर रही होती है, इसकी समरी होती है एक तरह से, या फिर इस पैराग्राफ का मेन पॉइंट होता है, और जो एंड के बाद आ रहा होता है वो इस पैराग्राफ का मेन पॉइंट होता है, जो कि सेकंड पैराग्राफ होता है। ये भी बहुत क्लासिक पैटर्न है, बहुत ही क्लासिक पैटर्न है, ठीक है? फैक्चुअल पैसेजेस में आता है व्यू पॉइंट कोई नहीं होता, 2 पैराग्राफ्स नॉर्मली ये होते हैं, और जो क्लासिक इसकी आंसर चॉइस होती है वो ये होती है कि तुम्हारा एंड से ना सेपरेट हो रही होती हैं दो चीज़ें, और जो फर्स्ट पार्ट होता है वो फर्स्ट पैराग्राफ से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होता है, और सेकंड पार्ट जो होता है वो सेकंड पैराग्राफ से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होता है। ये बेसिकली तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा क्लासिक पैटर्न्स हैं, और ये टोटल पैटर्न्स हो गए जो भी हम लोग डिस्कस किया। नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम लोग इसके अलावा मिसलेनियस पैटर्न्स भी होते हैं जो इनको तुम इस तरीके से क्लासिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये वाले जो थीम्स हैं ये बार बार थीम्स तुम लोगों को आरसीज में नजर आएंगे, जितने भी तुम लोग ऑफिशियल आरसीज करते हो, ओके? और ये ऑफिशियल आरसीज में बहुत ही क्लासिक थीम्स हैं, यानी कि ये बार बार नजर आने लग जाते हैं। अच्छा, एक और पैटर्न होता है कि उसमें ना बेसिकली क्या है कि तुम्हारी कोई शिफ्ट नहीं होती। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। उसमें तुम लोगों ने ऑफ कोर्स जो वीडियोस हैं उनमें से देखा था कि आर्ट शिफ्ट किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। एक तुम्हारे आरसीज होते हैं जो और ये माइनर आरसीज हैं, ये बहुत ज़्यादा आरसीज नहीं है, लेकिन ये भी पैटर्न एग्जिस्ट करता है, और ये मल्टीपल टाइम्स पैटर्न तुम लोगों को ऑफ कोर्स नजर आ जाएगा, तुम लोग देखोगे आरसीज को, जी मैट के आरसीज को, कि तुम्हारा ना फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज है, उसके बाद तुम्हारी शिफ्ट नहीं है। इनको हम लोग कहते हैं दीज आर क्लासिक नो शिफ्ट पैसेजेस, नो शिफ्ट पैसेजेस, ओके? तुम्हारी शिफ्ट नहीं है, और तुम्हारा बेसिकली इसी जो ये फर्स्ट सेंटेंस था, इसी इसी इसमें कोई शिफ्ट वगैरह नहीं है, और इसकी एलेबोरेशन है। ये नो शिफ्ट पैसेजेस होते हैं, और इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस होता है ना पैसेज का, वो नॉर्मली उस फर्स्ट सेंटेंस को हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस वो तुम्हारा टॉपिक सेंटेंस होता है। अब टॉपिक सेंटेंस जो होता है उससे चीजें फ्लो कर रही होती हैं, शिफ्ट नहीं होती है। यहाँ पे फर्दर एलेबोरेशन होती है। और इस तरह के जो पैसेजेस होते हैं, नो शिफ्ट पैसेजेस, जहाँ पे टॉपिक सेंटेंस से चीजें फ्लो कर रही होती हैं,
उसमें बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा टॉपिक सेंटेंस होता है ना, उसके वो उससे चीज़ें तुम लोगों को ये नज़र आ जाएंगी कि उससे ना चीज़ें फ्लो कर रही हैं। और बेसिकली ये जो होता है, ये तुम्हारा मेन पॉइंट हो जाता है। जी जी। ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अ, अच्छा, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, मैं सिर्फ और सिर्फ जो सेशंस होते हैं उनमें अपनी जो कॉल मैं लेता हूँ सिर्फ अपनी मदर की लेता हूँ, ठीक है। बाकी मैं किसी की नहीं लेता, और एक्सट्रीमली सॉरी कि थोड़ा सा इंटरप्शन आ जाती है, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट टू मी। अच्छा, और फिर ये बेसिकली पैसेजेस होते हैं कि जहाँ पे जो टॉपिक सेंटेंस होता है, जो टॉपिक सेंटेंस तुम लोगों का होता है, उसमें बेसिकली जो टॉपिक सेंटेंस होता है उससे चीज़ें फ्लो करी होती है, और ये तुम्हारा मेन पॉइंट हो जाता है कि ये भी एक क्लासिक पैटर्न है, और इसमें कोई शिफ्ट नहीं होती। जो नो शिफ्ट पैसेजेस होते हैं, ये इस तरीके से ऑपरेट कर रहे होते हैं। ओके, अब हम लोग इनको ब्रॉडली जो हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया, इनको इन एक्शन देखते हैं चीज़ों को। और ये फ्रैंकली तुम लोगों को ना, जो तुम लोग गुजरे हो इन पैसेजेस को, जो तुम लोगों ने देखा है, ठीक है, ये तुम लोगों को ना खुद थोड़ी सी चीज़ें ये नज़र आनी चाहिए थी, ये वाले पैटर्न्स नज़र आ जाने चाहिए थे, क्योंकि ये बार बार जो थीम्स हैं ये रिपीट हो रहे होते हैं तुम लोगों के आरसीस में। ठीक है, फर्स्ट आरसी देखते हैं और ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए देखते हैं, देखते हैं कि अगर हम लोग ये क्लासीफाई इस तरह चीज़ें ना भी करें तो फिर भी, जो कि मैं इन आरसीस को ना थोड़ा सा बता सकता था, इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से ऑपरेट कर रहा होता है। थोड़ा सा देखो, in their study of whether offering a guarantee of service quality will encourage customers to visit a particular restaurant, Tusi and Dalaga have found that the effect of such guarantees is mixed. Okay, okay, थोड़ा सा देखो, effect of such guarantees is mixed. Okay, effect of such guarantees is mixed. Okay, थोड़ा सा इसको समझो। Okay, आरसीज को कभी भी तुम लोगों ने ना इस तरह नहीं करना होता कि तुम बिगर पिक्चर को नहीं देख रहे। अगर तुम लोग आरसीज को इस तरीके से देख रहे हो कि तुम लोग बिग पिक्चर के ऊपर तुम लोगों का नजर नहीं है, यानी कि बिग पिक्चर का मतलब क्या, कि यार ये ऑथर है, ये एक मुझे बताना क्या चाह रहा है, इसका मेन पॉइंट क्या है, और फिर ये स्ट्रक्चर अनफोल्ड किस तरह हो रहा है। ओके, अगर तुम लोग इन चीज़ों को एट बे रख के आरसीज को अप्रोच करते हो, यू आर डूम फॉर अ डिजास्टर। वो एक डिजास्टर सिचुएशन की तरफ जा रही है। ये बिगनिंग्स को तुम लोगों ने अनफोल्ड करना होता है, और तुम लोगों को ना काफ़ी आइडिया हो जाता है बिगनिंग्स की वजह से कि चीज़ें अनफोल्ड किस तरह होंगी इन देयर स्टडी। टेक्निकली स्पीकिंग देखो कि अगर तुम लोगों ने थोड़ी सी सेंटेंस करेक्शन की हुई है तो ये इनिशियल मॉडिफायर है। अगर थोड़ी सी सेंटेंस करेक्शन किसी ने की हुई है तो ये डेफिनेटली उसको पता चलना चाहिए कि इनिशियल मॉडिफायर है। इस इनिशियल मॉडिफायर में बेसिकली इस सेंटेंस ये काफ़ी कंसिडरेबली बड़ा सेंटेंस है ये, जिसको तुम ना इनिशियल मॉडिफायर और मेन क्लॉज की कैटेगरी, इसको इस तरह तरीके से पार्स इसको कर सकते हो। ठीक है, ये जो चीज़ होगी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। These two people have found that the effect of such guarantees is mixed. कौन सी guarantees? कि whether offering a guarantee of service quality will encourage customers to visit a particular restaurant। थोड़ा सा देखो, रुक जाओ यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लो and try to get the beginnings। beginnings are very important। okay, ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे बिलाल और मैं बात करते हैं कि जब इस यूनिवर्स ने बनना भी था ना, जब कॉस्मोस ने बनना था, तो उस वक्त भी जो लॉज ऑफ नेचर थे ना वो बिगनिंग में डिफरेंट थे। ठीक है, जो बिगनिंग्स होती हैं वो एब्सोल्युटली, इनफैक्ट मैं कोई काम करता ही नहीं हूँ अगर मुझे लगता है ये बिगनिंग्स ना खराब हो गई हैं, या फिर कोई स्टूडेंट जो है, बेसिकली मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाए, तो बिगनिंग्स जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिगनिंग्स मुझे आइडिया हो जाता है कि चीज़ें किस तरह जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी देखो कि ये भी किसी पैसेज की जो बिगनिंग्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। थोड़ा सा पॉज लेना होता है आरसी में। यू हैव टू गेट द बिगनिंग्स एब्सोल्युटली। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि दीज टू पीपल हैव फाउंड दैट द इफेक्ट ऑफ सच गारंटीज इज मिक्स्ड। ओके, क्या इनके पोटेंशियल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, पोटेंशियल इफेक्ट क्या हो सकते हैं। ओके, या फिर जो रेस्टोरेंट है उसको इस इन गारंटीज का एडवांटेज है, या फिर उनको डिसएडवांटेज है। ठीक है, इस चीज़ को प्लीज गेट इट कि यहाँ फिर हम लोग एडवांटेज की बात करेंगे या फिर इन
जो कि इनकी आउटकम है या फिर इनका जो इफ़ेक्ट का मतलब कॉन्सिक्वेंस और रिज़ल्ट होता है। इनका जो इनका जो इनका जो इफ़ेक्ट निकलता है इन गारंटीज़ का, जो कि गारंटी ऑफ सर्विस होती है, इनका या फिर एडवांटेज होता है रेस्टोरेंट्स को या फिर इनका डिसएडवांटेज होता है, ठीक है? थोड़ा-सा ये हम लोगों को डेफ़िनेटली ये नज़र आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर इनका जो रिज़ल्ट है ये मिक्स्ड है या फिर यानी कि इनका एडवांटेज होता है और या फिर इनका डिसएडवांटेज होता है और ये तुम्हारा बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में बात आ रही है कि कोई चीज़ है उसका इफ़ेक्ट या फिर उसका मिक्स्ड इफ़ेक्ट होते हैं। या मिक्स्ड इफ़ेक्ट का मतलब या फिर एडवांटेज हो या फिर डिसएडवांटेज। ये मैं कह सकता हूँ कि जो पैसेज अनफोल्ड किस तरह होगा, क्योंकि आई एम गिविंग इट अ रीड फॉर द मेन पॉइंट फॉर द स्ट्रक्चर। द पैसेज विल टॉक अबाउट एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज। ये मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? जस्ट डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ये मेरी प्रिडिक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्योंकि जो कि प्रिडिक्शन, जब तुम कांस्टेंट प्रिडिक्शन कर सकते हो, तो इसका मतलब होता है कि यू आर एंगेज विद द पैसेज एंड द मोर यू आर एंगेज विद द पैसेज, वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। उसका मतलब ये होता है कि तुम ना तुम ऑथर के शूज़ में आके चीज़ों को देख सकते हो, यानी कि ऑथर की पोज़ीशन को समझ सकते हो। कहते हैं ना यार कि आई टोटली अंडरस्टैंड, यानी कि जब हम लोग किसी को ये चीज़ कहते हैं ना कि आई टोटली अंडरस्टैंड, तो उस बंदे को ना, जो कि उसके साथ हमारा एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप होता है। आई टोटली अंडरस्टैंड योर पोज़ीशन। इनफैक्ट जब बिलाल और मैंने यहाँ पे शुरू करना था ना, जो हमारे पास कोई भी बेसिकली नहीं पढ़ने आता था, तो बहुत पहले की बात, ऑफ कोर्स, जो बहुत हम लोग अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे थे, तो हम लोग बेसिकली जो जो अगर कोई हमसे बात करता था, हम लोग कहते थे दैट वी टोटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। और क्योंकि हम लोग वाक़ई अंडरस्टैंड भी कर रहे होते थे और एक कनेक्शन ये ये डेवलप हो जाता है। ये अगर जिस तरह दान अफ़रान सेल्स के बंदे हैं, तो मेरे ख़्याल से ये बताएँगे कि सेल्स में भी ये चीज़ के पर्सपेक्टिव को समझना कस्टमर के बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे तुम लोगों ने ऑथर के पर्सपेक्टिव को समझना होता है, क्योंकि ऑथर के पर्सपेक्टिव से अगर तुम लोग चीज़ें देखते हो, तो फिर फिर चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती हैं और उसके लिए कांस्टेंट प्रिडिक्शन तुम लोगों ने करनी होती है, ठीक है? अब यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो किस तरह अनफोल्ड होंगी, यू गाइस हैव द आंसर्स। मी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस 12:21 व्हिच पार्ट, शराज़ी साहब, कैन यू प्लीज़ रिपीट? व्हिच पार्ट में चैट बॉक्स देखा नहीं शुरू में। कौन-सा पार्ट आप कह रहे हैं? द वन वी आर टॉकिंग राइट नाउ, ठीक है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। स्टार्ट, ठीक है। बिगिनिंग्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखिए, डेफ़िनेटली जब मैं आरसी में जाता हूँ और जो कल बात हो रही थी, बेसिकली बिलाल भी बात कर रहे थे कि जो शॉर्ट आरसीज़ होते हैं और लॉन्ग आरसीज़ होते हैं, कि लॉन्ग आरसी जीमैट में भी एक आता है और जीआरई में भी एक आता है। एक से ज़्यादा जीमैट में 2 आरसीज़ आ सकते हैं लॉन्ग, 100% पॉसिबल है। कोई भी गारंटी नहीं कर सकता कि उस दिन भी एक ही पैसेज आएगा। नॉर्मली एक पैसेज आता है लॉन्ग आरसी, ओके। जो लॉन्ग आरसीज़ में ना हम लोग स्किमिंग और स्किपिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स ना जो होते हैं वो बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं। शॉर्ट आरसीज़ में लेकिन चाहे वो लॉन्ग आरसी हो, चाहे वो शॉर्ट आरसी हो, जो बिगिनिंग्स होती है ना, जो स्टार्ट ऑफ द पैसेज होता है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैंने स्किमिंग और स्किपिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती है, अनलेस एंड अनटिल आई एम रियली प्रेस्ड फॉर द टाइम। और फिर मैंने एक बेसिकली स्ट्रक्चर देखा कि इतना बड़ा सेंटेंस था जो इंटिमिडेटिंग था। वहाँ पे डीसी आईसी टाइप की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो मुझे पता था कि आईसी में ना इंडिपेंडेंट क्लॉज में डिपेंडेंट, इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है, जो बिगनिंग्स है, इसका एसेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज में ही होगा। तो अगर मैं आई एम रियली प्रेस्ड फॉर द टाइम, तो मैं आईसी के ऊपर इतना फोकस कर लेता हूँ, जब मैंने बहुत ही रेडिकल स्किपिंग करनी हो। बिगिनिंग्स को स्किप और स्किम नहीं नॉर्मली किया जाता, ठीक है? बिगिनिंग्स को नॉर्मली नहीं किया जाता। जब आई एम रियली प्रेस्ड फॉर द टाइम, व्हेन आई एम रियली प्रेस्ड फॉर द टाइम, तो फिर और इस तरह की कंस्ट्रक्शन आ गई डीसी कॉमा आईसी, तो मुझे पता है कि आईसी में मेन पॉइंट होना था इस सेंटेंस का, तो मैं वहाँ पे मैं फोकस अपना ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक है? और फोकस जो होती है वो एनर्जी होती है, और जो एनर्जी हो जाती है वो डिप्लीट हो जाती है, और मुझे अपनी एनर्जी जो होती है एग्ज़ाम में, वो बहुत ही स वो बहुत उसको वो बहुत प्रूडेंटली उसको यूटिलाइज़ करना होता है, कि मैं उन चीज़ों में एनर्जी ऑफ कोर्स नहीं लगाना चाहता, जहाँ का मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और फ़ोकस जो होता है मुझे उन जगहों पे रखना होता है अपना, जहाँ पे जहाँ स जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पैसेजेस होते हैं, ठीक है?
अब जो बिगिनिंग्स होती है ना वो इम्पोर्टेंट होती हैं। बिगिनिंग्स आर रियली इम्पोर्टेंट और यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा फ़ोकस करके मुझे ना कुछ चीज़ें एस्टेब्लिश करनी होती हैं। बिगिनिंग्स के ऊपर फ़ोकस करके मुझे ये देखना होता है कि हाउ द पैसेज इज़ गोइंग टू अनफ़ोल्ड। पैसेज अनफ़ोल्ड किस तरह होगा, ओके? यहाँ पे जो बिगिनिंग था, जो फर्स्ट सेंटेंस था, उसमें ये बात हो रही कि कुछ कोई क्वालिटी ऑफ सर्विस क्वालिटी है, उसको ऑफ़र करने का के जो रिज़ल्ट है वो मिक्स्ड होते हैं। सर्विस क्वालिटी कोई चीज़ है, उसको रेस्टोरेंट जब ऑफ़र करते हैं उसके रिज़ल्ट मिक्स होते हैं। मिक्स्ड रिज़ल्ट का क्या मतलब है? क्या मतलब होगा? एडवांटेज होगा ऑफ़ कोर्स इसका या फिर डिसएडवांटेज होगा? मेरी प्रेडिक्शन अब ये है कि ये जहाँ पे क्योंकि पहली बात ये हुई और ये चीज़ जो डेफ़िनिटली दिस मैसेज इज़ नॉट ये एक मैसेज ना ये मैसेज एक इस तरह का मैसेज है जो स्टेटमेंट जो जो कि फर्स्ट सेंटेंस में थी कि ये ना इट विल डेफिनेटली लीड टू सम अदर थिंग एंड द सम अदर थिंग इज गोइंग टू बी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डज इट मेक सेंस शिराजी साहब एंड एवरीबॉडी एल्स जैसा कि मैं ये कहूँ कि यार मेरी कहानी बहुत ही दिलचस्प है और मैं अगर यहाँ पे रुक जाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी कहानी जो है जो कि एक दिलचस्प कहानी है उसके बारे में बात डेफिनेटली मैं करूँगा ओके यहाँ पे ये बात हो रही है कि इन जो कि इन ये वाले जो गारंटीज होती हैं इनके इफेक्ट मिक्स्ड होते हैं अब यहाँ पे जाके अगर आप किसी को कहेंगे तो वो बंदा रुकेगा और आपकी बात सुनना चाहेगा कि यार क्या मिक्स रिजल्ट्स हैं भाई अब वो इंट्रिग हो जाएगा ओके इस इनको अ, इनको हुक्स भी कहते हैं, ठीक है? सेल्स में। सेल्स की मैं बार-बार क्यों दे रहा होता हूँ यहाँ पे एनालॉजी से क्यों कर रहा होता हूँ कि यहाँ पे भी जो ऑथर होता है ना, ही इज़ सेलिंग एन आइडिया, ठीक है? और थोड़ा-सा रेट्रिक और पर्सुएशन का एलिमेंट किस तरह यहाँ पे ऑपरेट कर रहा होता है, ये जो सेल्स के बंदे होते हैं जीमैट में, उनको ये चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नज़र आने लग जाती हैं। जिस तरह मैं 1 मिनट यहाँ पे रुकूँगा 1 सेकंड मैं यहाँ पे रुकूँगा। डाउन ऑफ डज़ इट मेक सेंस टू यू गाइज़ कि हम लोग बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर रहे? यू गाइज़ आर फ्रॉम सेल्स ओके तो लोग सेल्स के बंदे हो और जो कि नॉर्मली जिनकी आरसीज़ ना स्ट्रॉन्ग होती हैं जीमैट में, वो जो कि सेल्स के बंदे होते हैं, उनकी आरसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। Adhan Fran, does it make sense to you guys? G sir, perfect sense. Only that, taking into account the example of sales, I will hardly be able to trust कि seller क्या sell करने की कोशिश कर रहा है. क्या चीज़ सॉरी मुझे सब आखिरी बात नहीं समझ आई कुछ नहीं मैंने कहा वो आप कह रहे हैं ना कि author actually tries to sell the viewpoint. हाँ हाँ Oh, that becomes the main point. सिर्फ मैं उस context में सोच रहा था because the way we sell our main point, it's hard to trust actually कि that's actually the main point. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है लेकिन तुम लोगों को ये सब ये बेसिकली आइडिया हो रहा है कि किस तरह जो कि सेलिंग ऑफ आइडिया जो होता है उसका बिल्डअप किस तरह होता है और क्या चीज़ें करनी होती हैं राइट जी और बिल्कुल. नॉर्मली जो मेरी इमरान भाई से भी बात होती थी तुम लोगों की आरसी ठीक जा रही है और काफ़ी अच्छी जा रही है और नॉर्मली यही होता है कि जो जो सेल्स के बंदे होते हैं उनकी आरसी एटलीस्ट बहुत ज़बरदस्त होती है उनकी आरसी बहुत ज़बरदस्त जाती है अच्छा अब ये बेसिकली सिचुएशन है कि बेसिकली ये जो फर्स्ट सेंटेंस था उसे मुझे पता चल गया कि चीज़ें अनफोल्ड किस तरह होंगी ओके और चीज़ें अनफोल्ड किस तरह होंगी ये अगर मैं कांस्टेंट प्रिडिक्शन करता रहता हूँ तो मैं ऑफ कोर्स एंगेज रहूंगा ओके थोड़ा सा देखते हैं कि चीज़ें इस तरह जा भी रही हैं कि नहीं जा रही या फिर कुछ और भी है फॉर हायर अच्छा अब फॉर हायर प्राइस्ड रेस्टोरेंट्स और एक खास किस्म के रेस्टोरेंट के बारे में बात हो रही है वो कौन सा है हाई प्राइस रेस्टोरेंट दे सम एविडेंस दैट ऑफरिंग अ गारंटी इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ कस्टमर सिलेक्शन अगेन जो कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेस्टोरेंट के लिए इसका एडवांटेज है फॉर लोअर प्राइस रेस्टोरेंट एक और इस किस्म का रेस्टोरेंट उसके बारे में बात हो रही है uh, found that the guarantee could actually have a negative effect okay किस तरह नेगेटिव इफेक्ट आगे कॉलन के बाद आ गया मुझे पता है कि कॉलन के बाद कुछ भी आता है तो वो एक्सप्लेनेशन होती है आई एम नॉट concerned with the details और डिटेल्स होती है नॉट कंसर्न विद द डिटेल्स राइट नाउ बिकॉज मैं जो स्ट्रक्चर है उसको अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर को अनफोल्ड करने का क्या फ़ायदा होगा उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हाई प्राइस रेस्टोरेंट के बारे में बात होगी या फिर पोटेंशियल बेनिफिट के बारे में बात होगी तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा अगर किसी दूसरे रेस्टोरेंट के बारे में बात हो रही है जो कि हाई प्राइस नहीं है तो उसके बारे में डिसअपॉइंटेज था मैं यहाँ पे आ जाऊँगा आई एम नॉट कंसर्न विद द आई एम वर्किंग अवे फ्रॉम दैट टेक्स्ट आई एम नॉट कंसर्न
आई एम नॉट वर्किंग वेरी क्लोजली विद द टेक्स्ट, और जहाँ पे मुझे डिटेल नजर आती है मैं उसको मैं स्किप कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं सिर्फ स्ट्रक्चर को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसका इतना फायदा हो जाता है इस चीज का कि व्हेन आई एम गिविंग इट अ रीड फॉर द स्ट्रक्चर फॉर द मेन पॉइंट, कि मैं इनफैक्ट मैं आई एम दिस पास्ट, मैं इतना आगे निकल भी आया और मैंने बहुत कम टेक्स्ट को रीड किया, और मैं स्टिल बहुत अच्छी प्रिडिक्शन मैंने की थी कि यार किस तरह चीज़ें जाएंगी, और मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी वो स्किम कर दी। मैंने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपना जो फोकस है और जो अपनी एनर्जी है वो डिप्लीट नहीं की, एंड येट बिलीव यू मी, मैं स्ट्रक्चर को बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहा हूँ। और ये क्यों मैं कर सका था, ये मैं क्यों कर सका इस तरह, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कंसिडरेबली टाइम अपना स्पेंड किया था बिगनिंग के ऊपर, और उसकी वजह से जो इतना बड़ा जो एक पैच था उससे मैं पास थ्रू बहुत आसानी से हो गया, क्योंकि ये जो पैसेजेस होते हैं ये बहुत लॉजिकली कोहेरेंट वे में ऑपरेट कर रहे होते हैं, जो चीज़ें यहाँ पे किस तरह ऑपरेट कर रही थी, और ये बहुत ही एक स्ट्रक्चर मुझे नजर आने लग गया। मोर ओवर का मतलब क्या होगा, आगे मुझे एक मोर ओवर का वर्ड मिल गया, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ना बेसिकली कंटिन्यूएशन है, ओके। तुम्हारी बेसिकली कंटिन्यूएशन है, ओके। कंटिन्यूएशन किस चीज़ की, और पिछले पीछे क्या चीज़ बात हो रही थी, पीछे बात ये हो रही थी कि इसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, ओके। मोर ओवर का मतलब कंटिन्यूएशन। एक दफा हम लोग रुक के देखते हैं कि यहाँ पे यही हो रहा है कि नहीं हो रहा। मोर ओवर, सिंस कस्टमर्स अंडरस्टैंड द रेस्टोरेंट्स प्रोडक्ट एंड नो व्हाट टू एंटिसिपेट इन टर्म्स ऑफ सर्विस, दे एम्पावर टू क्वेश्चन इट्स क्वालिटी। कोई नेगेटिव इफेक्ट की बात हो रही थी, और इधर से भी मुझे फील आ रही है कि नेगेटिव इफेक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे अभी तक स्ट्रक्चर क्या है कि तुम्हारी बात हुई सबसे पहले सेंटेंस में कि जो इन सर्विसेज का जो इफेक्ट है वो मिक्स्ड होता है, उसके बाद के पॉजिटिव इफेक्ट, उसके बाद नेगेटिव इफेक्ट, उसके बाद फिर मोर ओवर, और फिर नेगेटिव इफेक्ट जो था वो कंटिन्यू हो गया। मुझे पता है मोर ओवर किस तरह ऑपरेट करता है, मैंने एक दफा उसको डबल चेक भी कर लिया। उसके बाद this is generally not this is not generally true in case of skilled activities, okay। अब यहाँ पे एकदम एक न्यू आइडिया आ गया, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे थे और एकदम स्किल्ड एक्टिविटीज की बात आ गई, सच एज इलेक्ट्रिकल वर्क वेयर consequently a guarantee might have greater customer appeal, okay। एक ये जो है, अब ये डेफिनेटली एक न्यू आइडिया हो गया, ओके। कि इस अब ये एक न्यू आइडिया है, ये बरीड आइडिया, ठीक है। ये बरीड आइडिया है, और मुझे पता है कि जो मेन पॉइंट होता है वो भी एक आइडिया होता है, लेकिन कभी भी जो बरीड आइडिया होता है वो मेन पॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये एक न्यू आइडिया था, लेकिन ये बरीड था। बरीड का मतलब ये कि ये बरीड था, इसको तुम इसकी तरफ एक एंटिसिपेशन नहीं था, इसकी तरफ एक बिल्डअप भी नहीं था, और एक ये न्यू आइडिया है। ये आइडिया कभी भी, जो गाइस लेट मी नो कि ये आइडिया एक न्यू आइडिया, डेफिनेटली एक न्यू आइडिया। इसको तुम एंटिसिपेट भी नहीं कर रहे थे, इसकी तरफ बिल्डअप भी नहीं था। एनी चांस कि ये आइडिया जो है ये मेन पॉइंट हो सकता है। तुम रेस्टोरेंट्स की बात करते 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 तुम एकदम इलेक्ट्रिकल का तुम नहीं देखा, और तुम हो गया कि ये कहाँ से भाई, इलेक्ट्रिकल कहाँ से एकदम, एनी चांस। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज प्लीज यू कैन इंटरप्ट, ओके। यू डोंट हैव टू आस्क द परमिशन, क्योंकि मैं बेसिकली चैट बॉक्स को भी अगर देखता रहूंगा, जो इफ यू फील, तो ऑफ कोर्स ये 4 से 5 लोग हैं, हम लोग सारे हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, you guys can interrupt, okay। It's okay, perfectly fine, please ask the question, Leena, please ask। आई हैड द क्वेश्चन। अभी जब आप पहले बात कर रहे थे कि आपने हायर प्राइस्ड और लोअर प्राइस्ड रेस्टोरेंट्स वाली चीज को बिल्कुल बेसिकली स्किप कर दिया, नॉट इवन स्किम। तो when you go to the questions and say there is a small picture question that talks specifically to, I don't know, lower price restaurants, मेरे साथ ये हो रहा था कि जब हम पहले आरसी पैसेजेस कर रहे थे कि बिकॉज मैं तो स्किप भी नहीं करी थी, स्किम करी थी, पर मुझे स्ट्रगल हो रही थी वापस टू गो टू दैट एग्जैक्ट पार्ट ऑफ द पैसेज। तो आपको कैसे ऑटोमेटिकली आप कैसे उसको रिटेन करें अपनी मेमोरी में अगर आपने उसको पढ़ा भी नहीं है कि ये चीज अच्छा, कहाँ पर। ठीक है, टोटली गेट इट। अब बेसिकली होता क्या है, अगर जो कि मेमोरी रिटेंशन के साथ, या फिर अगर चैलेंज अगर कोई फील कर रहा हो ना, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको ना थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है ना उसको बना लेना चाहिए, उसको नोट टेकिंग करनी चाहिए, ठीक है। ये नोट टेकिंग अगर आप जब करते हैं, देयर कम्स अ टाइम जब इस नोट टेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी नोट टेकिंग का मतलब ये नहीं कि मैंने वर्ड्स में लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ उस तरह लिख रहा हूँ जहाँ पे जो मुझे चीज जैसा समझ आ रही है, जिस तरह
इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ कि इसको मैं ये कहूँ कि फर्स्ट सेंटेंस था, सेकंड सेंटेंस में जो था वो हाई प्राइस रेस्टोरेंट जो है उनकी बात हो रही है, उनका ना इसको बेनिफिट है। उसके बाद अगर हाई प्राइस की बात हुई और मैं मिक्स्ड की बात कर रहा था, मिक्स्ड जो होते हैं ना, मिक्स्ड जो ये वाला वर्ड है, ये भी टेक्निकली कंट्रास्ट आएगा, उसी के बारे में बता रहा होता है। अगर मैं ये कहूँ कि जो बेसिकली मेरी फीलिंग्स किसी के लिए मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, तो वो कंट्रास्टिंग फीलिंग्स होती हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि जो दो बातें अगर आगे आ रही हैं उनका बीच में कंट्रास्ट है। अगर एक कंट्रास्ट भी जिस चीज में होता है वो उसको आप इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हाई प्राइस की बात हो रही है तो जो अगली अगर किसी रेस्टोरेंट के बारे में बात होगी, क्योंकि मिक्स का मतलब ये है कि यू आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट टू फीलिंग्स, और वो टू फीलिंग्स जो वो कंट्रास्ट में है। अगर हाई प्राइस रेस्टोरेंट का इसको फायदा है, और फिर जो दूसरा होगी क्लासिफिकेशन वो कैसा होगी कि नॉट हाई प्राइस रेस्टोरेंट्स। ओके, ये वाली क्लासिफिकेशन जो है जो कि इससे कंट्रास्ट में है वो डेफिनेटली नॉट हाई प्राइस्ड है, और वो अगर नॉट हाई प्राइस्ड है तो वहां पे ये लोअर प्राइस था यहाँ पे। ठीक है, अगर उसका इसको बेनिफिट है, इसका इसको नहीं बेनिफिट है, ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, ये एटली इन ये मैं ये इस तरह चीज़ें मुझे थोड़ी-सी ना नज़र आने लग जाएँगी कि मैं थोड़ी-सी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँगा एंटीसिपेशन के साथ। क्या क्या चीज़ें किस तरह बात होगी, किस तरह आगे आगे बात क्या होगी, मैं कुछ एंटीसिपेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। इस चीज़ की जो भी मैंने पढ़ा है इसकी बेस पे मैं एंटीसिपेट कर सकता हूँ। और अगर कभी कोई चीज़ नहीं एंटीसिपेट होती है, जिस तरह अभी यहाँ पे मोर ओवर के बाद एक आ गया था और मैंने आगे जब देखा तो यहाँ पे एक नया आइडिया था, मैंने उसको, ये एंटिसिपेटेड आइडिया नहीं था। जब एंटिसिपेटेड आइडियाज़ नहीं होते ना, हम लोग अपने आप को रेज़िस्ट ही नहीं कर सकते, इनको हम लोग स्किम करें। इसको हम लोग इनको ये इस तरह डिज़ाइन हुए होते हैं कि ये इनको स्किम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एंटिसिपेटेड नहीं था। ये एंटिसिपेटेड नहीं था, यहाँ पे मैंने अपना ऑफ कोर्स यहाँ पे अपना मैं थोड़ा-सा टाइम वेस्ट करूँगा कि ये एंटिसिपेटेड नहीं था। लेकिन मुझे एक चीज़ पता चल गई थी कि यहाँ पे ना एक ये न्यू आइडिया था, और इस न्यू आइडिया को मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा था, और ये यहाँ पे मेरा मेन पॉइंट तो नहीं हो सकता, 100% मेन पॉइंट नहीं हो सकता। कोई ओके, यहाँ पे बिल्कुल एक न्यू पॉइंट था, और ये न्यू पॉइंट क्या था, ये दूसरी एक्टिविटीज़ के बारे में बात हो रही थी। ओके, और अभी तक सारी बात जो थी वो रेस्टोरेंट के बारे में बात हुई थी। अगर मैं कोई देखता हूँ क्वेश्चन कि जहाँ पे उन एक्टिविटीज़ के बारे में बात हो रही है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि आउटसाइड द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, तो मुझे पता चल जाएगा कि फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने रीड किया था आउटसाइड द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की, यहाँ पे बात हो रही थी। इवन दो कि क्वेश्चन में स्किल्ड एक्टिविटीज़ की बात नहीं भी हो रही होंगी, लेकिन फिर भी आइडिया हो जाएगा कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने एक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखा था, और मैं कांस्टेंट प्रिडिक्शन के साथ मैं स्ट्रक्चर को देख रहा था। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन कि नहीं जी, आई दीना? थिंक सो। बेसिकली ये इस तरह से जो स्किमिंग और स्किपिंग होती है वो थोड़ी सी ऑपरेट करती है कांस्टेंट एंगेजमेंट पैसेज के साथ, के चीज़ें क्या मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ वो चीज़ें अनफोल्ड उस तरह हो भी रही हैं, और जो मैं चीज़ें एंटिसिपेट नहीं कर रहा, और अगर कोई नई चीज़ आ जाती है तो उसको रेजिस्ट करना, न्यू आइडिया को रेजिस्ट करना, बिलीव यू मी व्हेन यू आर रीडिंग द पैसेज, वो बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं उसको रीड भी कर लेता हूँ, लेकिन कुछ मैं इंसाइट्स लेके आता हूँ उससे। यस, मुझे यहाँ पे इंसाइट मिल रही है कि बरीड आइडिया था, एंटिसिपेशन नहीं थी, बिल्टअप कोई भी नहीं था इस आइडिया की तरफ, तो दिस इज 100% गारंटीड कि ये मेन पॉइंट तो नहीं है। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा पता चल गया कि यहाँ पे बात हुई थी वो डिस्कनेक्टेड बात थी। डिस्कनेक्टेड मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात हो रही थी थ्रू आउट इस पैराग्राफ में, और यहाँ पे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही। अगर कुछ आ जाता है तो मैं ऑफ कोर्स यहाँ पे आ जाऊंगा, और थोड़ा-सा इस तरीके से मैं इसको देख रहा था कि दिस पार्ट ऑफ द पैसेज आई विल कम बैक टू। Okay, somebody was, I think, was trying to ask a question. Please go ahead and ask a question. No, no question, no problem. Okay, so अब basically क्या सिचुएशन है? अब थोड़ा सा देखें कि आई एम लेफ्ट विद द पैराग्राफ, ठीक है? आई एम लेफ्ट विद द पैराग्राफ। अब अभी तक क्या चीज हो चुकी है, मैं थोड़ा सा अगर मैं देखूं कि क्या चीज हुई है, और दिस शुड हैपन इन अ गिफी, ये बहुत जल्दी चीज होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि हम एक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिस शुड हैपन रियली फास्ट। सो यहाँ पे बेसिकली दे वी हैव एन इंस्ट्रक्टर जो कि सुहेब है। ओके, ही इज अ पर्सन जिसको मैं इनफैक्ट समझता हूँ कि ही इज अ रियली स्मार्ट पर्सन। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये बेसिकली जीमैट की इसको बहुत ज़्यादा इंसाइट्स हैं।
कोई भी आरसी का पैसेज ना, कोई भी आरसी का पैसेज, कोई भी दुनिया की किसी भी आरसी का पैसेज, चाहे वो एल सेट का पैसेज है, आप लोग इसके साथ ना, इस बंदे के साथ जस्ट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, ये आपको आरसी का जो पैसेज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड में, 15 सेकंड में उसका स्ट्रक्चर आपको तोड़ के बंदा ये बता देता है कि यार इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ये स्ट्रक्चर, ये बहुत ही जबर, ये बंदा बेसिकली एक्सपर्ट है स्ट्रक्चर्स में, और कि किसी भी बेसिकली आरसी का हो, ये वो जी बैंड का आरसी हो, एल सेट का आरसी हो, ये स्ट्रक्चर्स को ये सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड्स में तोड़ के बता देता है आपको, ठक 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 ठक, ये इस तरह एक बहुत ही स्किल्ड बेसिकली शेफ की तरह। तो ये है कि ये इस तरह किया जा सकता है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा किया जा सकता है, और ये बेसिकली ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ आ जाती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, और बेसिकली जो कि अगर अगर आप लोग सुएब से बात करते हैं तो वो आपको ये बताएगा कि यार कम से कम ना 2 से 3 दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरसीज के ऊपर स्पेंड करो, और सिर्फ और सिर्फ आरसीज के ऊपर स्पेंड करके 2 से 3 दिन, और सिर्फ एक चीज को पकड़ लो जो कि प्राइमरी पर्पस है, उसको पकड़ना क्या, मैंने स्ट्रक्चर्स को पकड़ना, और स्ट्रक्चर्स को मल्टीपल, सिर्फ 2 से 3 दिन, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ स्ट्रक्चर्स को मैंने आइडेंटिफाई करना है, और फुली इमर्जन के बाद जब तुम देखोगे तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आती है, वो लीनियर इंप्रूवमेंट नहीं होती, वो इनफैक्ट वो एक्सपोनेंट इंप्रूवमेंट होती है, वो यू करके ऊपर जाती है, शुरू में थोड़ा सा डेफिनेटली प्रोग्रेस कम होती है, लेकिन एकदम जो होती है वो टॉरेंट ऑफ इनसाइट्स नजर आने लग जाती है बंदे को एक वक्त में, क्या ये तो बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त पैसेज हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पैसेज हो रहा है, और इस तरीके से बेसिकली बेसिकली ये चीज़ें ऑपरेट करती हैं। अच्छा, अब बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना, अभी तक हमारे साथ क्या हुआ है, कि हम लोग छोटा थोड़ा सा पॉज लें, ये पैसेज जो था इसके, अगर मैं रियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, ठीक है ना, बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसकी जो रियल स्टेट थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी, आई एम लेफ्ट विद द सेकंड पैराग्राफ, और इसमें ना मेन बेनिफिट की बात हो रही है, ठीक है, मेन बेनिफिट की बात हो रही है, मेन जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन अब थोड़ा सा देखते हैं इसको, कि यहाँ पे मेरा मेन पॉइंट जो है वो बेसिकली क्यों नहीं आ सकता है, इसका रीजन ये है कि मेरी कोई बिल्डअप, अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे जो कि, इसको एक सेकंड पढ़ के देख लेते हैं, फॉर रेस्टोरेंट जनरली the main benefit of a service called guarantee probably lies not so much in customer appeal as in managing and motivating staff. New idea, okay, any build up towards this idea, एनी बिल्डअप, यहाँ पे कोई बिल्डअप था, यानी मैं बेसिकली इसको एंटिसिपेट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, ये डेफिनेटली एक न्यू आइडिया, और इसके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड लिखा हुआ है, फॉर रेस्टोरेंट जनरली द मेन बेनिफिट, इफ दिस इज अ जनरल बेनिफिट, जो कि ऑथर है उसने ये जनरल बेनिफिट बताने के लिए ऑडियंस को अपना पैसेज लिखा है कि नहीं लिखा, जनरली का मतलब होता है कि क्रॉस द बोर्ड ये जो ना इसका फायदा हो रहा होता है, इसका ये मेन पॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, और दूसरा देखो कि यहाँ पे बिल्डअप है कि नहीं है, अगर बिल्डअप है तो अगर यहाँ पे बिल्डअप नहीं है ना, अगर यहाँ पे बिल्डअप नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि फिर ऑथर ने इतना टाइम यहाँ पे क्यों लगाया, ऑथर ने इतना रियल स्टेट पे क्यों किया, इतना रियल स्टेट यहाँ पे इसको इसको क्यों किया, अगर यहाँ पे अगर बिल्डअप नहीं था, अगर मेन पॉइंट ये था, तो फिर इसका इसका पर्पस क्या था इतना ज्यादा कुछ लिखने का, कॉन्टेक्स्ट तो कभी भी इतना ज्यादा नहीं होता, अगर ये contextual information थी, contextual information is somehow also related with this thing, तो फिर यहाँ पे इतना टाइम डेफिनेटली क्यों इस चीज के ऊपर लगाया, यू गाइस अंडरस्टैंड कि जो कि बिल्डअप और रियल स्टेट्स जो होती हैं और वो किस तरह ऑपरेट करती हैं, डज इट मेक सेंस कि नहीं, डज इट मेक सेंस कि नहीं, बेसिकली जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। जस्ट टू समराइज अली भाई, आप कह रहे हैं कि हो क्या रहा है कि हमने पहले पैराग्राफ में इतनी लंबी चौड़ी बात की, और जैसे ही दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ तो वो उससे कनेक्टेड नहीं था, और या उस आइडिया की कंटिन्यूएशन नहीं थी, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो आइडिया वहाँ पे छोड़ दिया गया और उसको फर्दर बिल्डअप नहीं किया गया, तो देयर वेरी लेस चांसेस कि ये जो बात आगे हो रही है कि ये Awesome. मेन आइडिया।
ऑसम ऑसम ऑसम। और थोड़ा सा इसको भी देखो, थोड़ा सा इसको देखो कि अगेन यहाँ पे ना तुम लोग अपने आप को कभी भी रेजिस्ट नहीं कर सकोगे कि इस पार्ट ऑफ द पैसेज को ना तुम लोग स्किम कर सको, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स, या यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है वो मेन बेनिफिट। मेन का वर्ड आगे तुम लोग अपने आप को कर ही नहीं सकोगे कि तुम लोग यहाँ पे बेसिकली आओ। अब मुझे थोड़ा सा बताओ, मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स दो तुम लोग सारे मिलके। तुम लोगों को लग रहा है कि ये जो बेनिफिट है ये बेसिकली एक एक अर्थ शैटरिंग, लाइफ चेंजिंग और गेम चेंजर बेनिफिट है ये एक बेनिफिट है, मेन बेनिफिट है, लेकिन ये ना ये लाइफ चेंजिंग है, ना ये गेम चेंजर है, ना ये अर्थ शैटरिंग है। ये इस तरह का बेनिफिट नहीं है ये। और दूसरा जो कि बिल्डअप्स होते हैं ना, तुम लोगों ने जितने भी बिल्डअप्स देखे होंगे उनमें बेसिकली क्या होता है कि ना जब मेन पॉइंट आता है ना, तुम लोग उसका ना एक इंतज़ार कर रहे होते हो, और वो फिर प्रेजेंट किया जाता है उसमें वो एक प्रेजेंट किया जाता है विद अ पंच, प्रेजेंट किया जाता है वो उसमें एक 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 अगर तुम लोग देखते हो जो कि शिफ्ट वाली जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं या फिर शिफ्ट वाले पैटर्न्स होते हैं, वहाँ पे भी ना बेसिकली एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है उसको करके एक नई चीज़ की जाती है, और वो एक 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 थोड़ा सा गेम चेंजर चीज़ होती है ये। दिस इज अ बेनिफिट विच इज़ नॉट अ गेम चेंजर, विच इज़ नॉट अ गेम चेंजर। और थोड़ा सा देखो इसका कोई कनेक्शन, तुम्हारा जो फर्स्ट सेंटेंस था वो क्या था? दीज टू पीपल हैव फाउंड दैट द इफेक्ट ऑफ सच गारंटीज, किसके ऊपर? कस्टमर्स की सिलेक्शन की बात हो रही थी। दिस बेनिफिट इज नॉट रिलेटेड विद कस्टमर्स चूजिंग द रेस्टोरेंट। दिस इज इंटरनल बेनिफिट जो कि अपने बेसिकली लोगों को, अपने स्टाफ को बेनिफिट हो जाता है, और ये एक जनरल बेनिफिट है, क्रॉस द बोर्ड जाता है। और ये लाइफ चेंजिंग और अर्थ शेटरिंग इस तरह का बेनिफिट है भी नहीं। यहाँ पे बेसिकली जो न्यू आइडिया था, जो एब्रप्टली प्रेजेंटेड न्यू आइडियाज होते हैं ना, वो उनकी तरफ बिल्डअप कभी भी नहीं होता। अगर बिल्डअप नहीं होता, उनकी एंटिसिपेशन नहीं होती, वो जस्ट एक अनदर एक बेनिफिट है, और वो तुम्हारा यानी कि इस तरीके से ऑपरेट करती है। अब अगेन आई डोंट थिंक इसका इसके आंसर्स में जाओगे, ये बेसिकली यहाँ तक था। अगर तुम लोग जल्दी से इसको देखना चाहते हो, एक बेसिकली अब ये क्या है, अब होता क्या है। ये एक पैराग्राफ था, एक छोटा सा पैराग्राफ था, इसका जो एक हम लोगों ने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा, ठीक है। ये जो कि फर्स्ट सेंटेंस होते हैं ना पैराग्राफ्स में, जो फर्स्ट सेंटेंस नॉर्मली होते हैं वो टॉपिक सेंटेंसेस ऑफ द पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। इस बेसिकली इस टॉपिक सेंटेंस को मैं रीड करके मैं ये बता सकता हूँ कि यार ये जो पैराग्राफ है ना, ये कस्टमर सिलेक्शन वाली जो चीज़ है उसकी बात नहीं कर रहा। देख लेते हैं, फिर भी देख लेते हैं। स्टाफ मेंबर्स की बात करेगा, स्टाफ को और मोटिवेट स्टाफ करना, मैनेज को स्टाफ करना, उनको ये बेनिफिट होता है। देख लेते हैं ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। टॉपिक सेंटेंस ये था इस पैराग्राफ का। टॉपिक सेंटेंस जो होता है बाकी सेंटेंसेस उससे कनेक्टेड होते हैं, ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। Staff members would know what service standards are expected of them and also know that the success of business relies additionally का मतलब है कि in moreover का वाला मतलब ये होता है, यही बात हो रही होगी, यही बात हो रही होगी। और ये बात है क्या कि इंटरनल बेनिफिट है वो कोई हो रहा है, और ये इंटरनल बेनिफिट जो है ये बहुत अर्थ शेटरिंग बेनिफिट नहीं है, और इनकी स्टडी से भी रिलेटेड नहीं है। जिस स्टडी के ऊपर एक कंसिडरेबल रियल स्टेट ऑफ द पैसेज जो थी वो यूटिलाइज की गई थी। गो टू द आंसर चॉइसेस एंड डू लेट मी प्राइवेटली, मुझे मैसेज करो अपने आंसर्स, ठीक है, ताकि कोई दूसरा आपके आंसर से इन्फ्लुएंस ना हो। The primary purpose of the passage is
जस्ट डू लेट मी नो द आंसर्स गाइस, इट्स ओके। लेकिन थोड़ा सा प्लीज इसमें इतनी देर फ्रैंकली नहीं लगनी चाहिए। सौदान, फरहान, जवेरिया, शराजी साहब, प्लीज़ आप लोगों के भी आंसर्स। एटलीस्ट टू आंसर चॉइसेस को मैं बहुत ही जल्दी, जो फर्स्ट वर्ड है ना उसकी बेस पे मैं टू आंसर चॉइसेस को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। जस्ट डू लेट मी नो द आंसर्स रियली फास्ट, ओके? फरहान असर, कन्वेंशनल विजडम। अच्छा अदनान प्लीज, अच्छा मैं थोड़ी सी ना हिंट्स देता हूँ, उसके बाद जिसने अपने आंसर को थोड़ा सा रिवाइज करना होगा प्लीज रिवाइज कर लेना, ओके? जो कन्वेंशनल विजडम होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है? कन्वेंशनल विजडम ये होता है कि उस इन आंसर चॉइसेस में जो कि कन्वेंशनल विजडम वाली जो सिचुएशंस होती है ना, वहाँ पे ये होता है कि इट हैज़ बीन नोन, इट इज़ एक्सेप्टेड, इट इज़ अज्यूम्ड। वो जो चीज़ होती है ना, वो कन्वेंशनल विजडम होता है। डज इट मेक सेंस फरहान और अदनान नौशराजी साहब? कन्वेंशनल विजडम बेसिकली क्या, कि ये समझा जाता है, ऐसा समझा जाता है, ये कन्वेंशनल विजडम। और फिर बेसिकली जो कि ये वाले पैसेजेस होते हैं ना, कन्वेंशनल विजडम वाले पैसेज, उसमें कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज किया जा रहा होता है। यू आर गोइंग अगेंस्ट द, वो ना कहते हैं ग्रेन वाली बात जो हो जाती है, ठीक है? कन्वेंशनल विजडम को वहाँ पे चैलेंज किया जा रहा होता है। उनके स्ट्रक्चर्स इस तरह के होते हैं, कन्वेंशनल विजडम बताई जाती है, उसके बाद उनको चैलेंज किया जाता है और फिर कोई नई चीज़ लेके आई जाती है। ऑफ कोर्स जो कि इसको देखो, ये एक कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मेक सेंस करता है कि ऑथर मतलब कि कन्वेंशनल विजडम का जिक्र ही क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसको चैलेंज करेगा। चलिए भी टाइपो हो गया था, मैंने आपको दोबारा भेजा। टाइप करके मैं रश तो बनेगा वो अलीगढ़ जल्दी जल्दी ठीक है, आ गया। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, परफेक्ट 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 परफेक्ट। अच्छा ठीक है, दान आपका भी औसम ठीक आंसर है, और फरहान आपका भी आंसर ठीक है, और शराजी साहब का गलत है, बाकी सारों का ठीक है। अच्छा मुझे कोई भी लीना में से, फरहान और अदनान में से कोई भी प्लीज़ इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि वाई बी इज़ द आंसर। शराजी साहब का गलत है। अब ये थोड़ी सी सिचुएशन है, बाकियों का आंसर ठीक है। आज डेफिनेटली आप लोगों का एक स्टडी सेशन भी है, तो ऑफ कोर्स आप लोग थोड़ा सा एक दूसरे को थोड़ा सा देख भी सकोगे कि एग्जैक्टली क्या है सिचुएशन। लेकिन ये है कि कोई भी बंदा एक्सप्लेन कर सकता है कि वाई बी, बी क्यों आप लोगों ने इसको सिलेक्ट किया, लीना ने, फरहान ने और अदनान ने? अदनान जस्ट गो अहेड, बताओ इसको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। वैसे मुझे वैसे फरहान की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कसम से बेसिकली यहाँ पे जब तुम लोग आते थे ना, उसके बाद रज़ा आता था यहाँ पे, ठीक है? जब तुम लोगों के सुबह सेशन होते थे मेरे साथ, तो मैं रज़ा को कहता था कि यार रज़ा
तुम लोगों को तो रजा की भी आवाज बहुत अच्छी है, उसकी भी बहुत डीप वॉइस है। मैं रजा को कहता था कि रजा तुम ना फरहान के साथ थोड़ा सा टाइम लगाना है, तो दोनों अगर मेरी क्लास में हो मैं तुम लोगों की आवाजें ही सुनता रहूँ, इतनी जबरदस्त तुम लोगों की आवाज है। बॉस फिर तो मैं फिर एक बेहतरीन आपको गाना सुना सकता हूँ। हाँ, मुझे तुम गाना सुनाओ, और तुम्हारी आवाज बहुत जबरदस्त है, बहुत ही पोलाइट आवाज है माशाल्लाह। प्लीज थोड़ा सा दैट्स गाना सो सुना काइंड दो ऑफ यार, आज सुनाने दैट्स दो सो आज। काइंड ऑफ अली भाई, वो मैं आपको इन पर्सन इंशाल्लाह सुना दूंगा आके जब आप अच्छा। फोन करेंगे। अच्छा बॉस, इसके अंदर बेसिकली पैसेज में हाँ, हाँ। ऑनेस्टली जो उसने डिस्कशन की है, ही स्टार्टेड ऑफ विद एन स्टडी। इसके अंदर उसने देखा कि किस तरीके से जो गारंटी है वो रोल प्ले करती है, ठीक है। और उसके हम्म, बाद दूसरे एस्पेक्ट्स डिस्कस करने के बाद लास्ट में जब उसने कंक्लूजन दिया तो उसने एक बात की, द जनरल एडवांटेज ऑफ दिस इज कि आपकी एम्प्लॉइज ट्राइज टू एडहेयर टू द गाइडलाइंस के जो गारंटी दी है, इससे ही हमारी जॉब और हमारी सर्विसेज मैटर करती हैं और इसी से हमारा बिजनेस मैटर करता है। So B seems to be the most optimal option in this case के potential advantages क्या हो सकते हैं और disadvantages क्या हो सकते हैं इस केस। परफेक्ट परफेक्ट। अगर तुम लोग देखो ना, इनफैक्ट यही बात हो रही थी, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे ये प्राइमरी पर्पस था। प्राइमरी पर्पस क्या होता है, अगर इसको तुम लोग बिल्कुल एक सिंपल वे में देखो कि ऑथर ने ये पैसेज क्यों लिखा। ऑथर ने ये पैसेज जो था ना, बेसिकली जो उस इसीलिए लिखा था पैसेज ने, ऑथर ने ये पैसेज सेकंड पैराग्राफ को बताने के लिए नहीं लिखा। उसने एडिशनल जो इसकी बेनिफिट्स हो सकती हैं, मेन बेनिफिट क्या होता है, ये इतनी बस ये चीज़ है। और मेरे हज़रत फरहान ने बिल्कुल ठीक है, इसको अच्छी तरीके से ज़बरदस्त इस तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है। अच्छा, क्या इसके आप ये ऊपर बता सकते हैं कि ई को एलिमिनेट कैसे किया था आप लोगों ने? मतलब आई गॉट बी आल्सो, बट मुझे 2 मिनट लगे थे ई पे भी सोचने में, बिकॉज द वर्ड इम्पैक्ट, क्योंकि उसके फर्स्ट सेंटेंस में वर्ड इफेक्ट था, तो आई वाज अज्यूमिंग के consider the impact that service quality guarantees can have on। अच्छा ठीक है, इसका कोई बता सकता है? अच्छा, थोड़ा सा देखें कि ओके, ये जो एक बहुत ही क्लासिक आंसर चॉइस है, जस्ट प्लीज गो हेड और इसको थोड़ा सा बताएं कोई। अदनान प्लीज गो हेड, गो हेड। मतलब बॉस, जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं ना, मैं ये कह सकता हूँ कि अली भाई हैज हम्म। ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन मी। अब ये आइडियली कैन बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव एज वेल और नेगेटिव एज वेल, देयर इज अ लाइन बिटवीन इट। मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जिसका मतलब है कि डिवाइडेड ओपिनियन हो सकता है। तो इस वजह से मैंने तो उसको क्रॉस आउट किया था कि इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वाइल इन बी वो इस चीज को केटर कर रहा है कि वो बता रहा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, लाइक एडवांटेज और डिसएडवांटेज। व्हाट इज और दिस बट थिंग? इट ये इम्पैक्ट बेसिकली में मींस भी समथिंग। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस थिंग? सर्विस प्रोवाइडेड बाय हाँ बाय अ एग्जैक्टली। रेस्टोरेंट। ये एक ही चीज़ है या फिर ये डिफरेंट चीज़ है? इसको हम लोग कहते हैं कि डिसेप्शन ऑफ सर लुक्स, इट्स, ओके। आई थिंक इट्स मैं इम्पैक्ट ये हैज मोर एलिमेंट टू डू विद द क्वांटिफिकेशन ऑफ इट, और क्वांटिफिकेशन यहाँ पे नहीं है, इट्स मोर ऑफ द क्वालिटी वर्क। अच्छा, सो ये देखो, व्हाट इम्पैक्ट, ठीक है फरहान और दान, दिस इज ओके ओके, ठीक है ठीक है। मैंने इसीलिए वैसे एलिमिनेट किया था बिकॉज ई वाज रेस्टोरेंट स्पेसिफिक, एंड वो उन लोगों ने किसी एक टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स को मतलब इस डिवीजन को बाइफिकेट नहीं किया हुआ। यस मैंने इसलिए यस ई यस वैसे यस यस, एलिमिनेट देखिए किया। अब बेसिकली एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात हो रही है जहाँ पे दो तरह के रेस्टोरेंट्स थे, ओके। एक हाई प्राइस थे और एक उस तरह के रेस्टोरेंट्स थे जो कि लो प्राइस रेस्टोरेंट्स थे, ओके। अब यहाँ पे कंसीडर द इम्पैक्ट द सर्विस क्वालिटी गारंटीज कैन हैव ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ रेस्टोरेंट। इट इज नॉट इवन गारंटी का इम्पैक्ट ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय रेस्टोरेंट नहीं है। गारंटी का इम्पैक्ट जो कि कस्टमर चूज करना चाह रहा है उसके पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। डज इट मेक सेंस? थोड़ा सा देखो, जो कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात थी एक रेस्टोरेंट को, लेकिन कस्टमर ने सिलेक्ट किसको करना है, उसके उसके कस्टमर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे कंसीडर द इम्पैक्ट ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ रेस्टोरेंट। ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ रेस्टोरेंट की बात, दिस इज मोर रिलेटेड विद द सेकंड पैरा ऑफ द पैसेज, ओके। एग्जैक्टली। तो जब हम लोग मतलब पहले इसकी थोड़ा सा, पॉलिसी है। दिस इज एडवांटेज इम्पैक्ट ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ रेस्टोरेंट, उसकी बात नहीं हो रही, ये बात हो रही थी सेकंड पैराग्राफ में। वो पहले मैं एस्टेब्लिश कर चुका हुआ था कि उसका नहीं था। जो इम्पैक्ट है वो कस्टमर की सिलेक्शन के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है इन क्वालिटीज का। डज इट मेक सेंस फरहान और अदनान के नहीं? जी बिल्कुल ठीक है। 100
ठीक है, बेसिकली ये सिचुएशन है. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड. अच्छा, आंसर द ऑडियो नॉट वर्किंग फॉर मी. अच्छा, सो या जवेरिया, आपकी ऑडियो का थोड़ा सा मेरे ख्याल से मसला हो रहा है. इफ़ यू कैन चेंज योर नेटवर्क तो फिर देखें कि अगर आपका हो जाए, बिकॉज आई रियली वांटेड कि आप ये वाला सेशन अटेंड करें और इसको आप अच्छे तरीके से देखें. ओके, जस्ट डू लेट मी नो कि आपका इंटरनेट का मसला हल हुआ है कि नहीं. मुझे परफेक्ट. आई कैन सी एवरीथिंग. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. अच्छा जवेरिया, आपका भी आंसर बी था, राइट? यू कैन टेक्स्ट. आई योर टेक्स्ट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी. ठीक है ठीक है, और आपका आंसर बी ही था. ठीक है, आपको किसी आंसर चॉइस में कोई प्रॉब्लम है इसमें जो भी हम लोगों ने डिस्कस की है? नो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. ओके, सो ठीक है. अच्छा, इस पैसेज में किसी को कोई आइडिया कि अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताओ. टू आंसर चॉइसेस एटलीस्ट मैं कह रहा था कि उनको, उनका जो फर्स्ट वर्ड है ना, उसको देखते साथ ही मैं इन दो आंसर चॉइसेस को क्रॉस आउट कर सकता हूँ. वो किसी ने भी चूज भी नहीं की, जो कि आंसर चॉइस ए थी या फिर आंसर चॉइस जो डी थी. ओके, इनके एग्जैक्टली 0% चांसेस, और ये आरसीएस में होती हैं. ये डेलिबरेटली इस तरह की आंसर चॉइसेस रखी होती हैं जहाँ पे ना उनको बहुत इजी एलिमिनेशन होती हैं. ये इजी एलिमिनेशन क्यों थी? क्योंकि ये पैसेज ऐसा था तब उस जिसमें ऑथर का ना अपना ओपिनियन नहीं था. ओके, किसी चीज को क्वेश्चन करना या फिर ऑर्ग्यू जो होते हैं ना, ये एस्क्राइब होते हैं वर्ड्स ऑथर ऑफ द पैसेज से. यानी कि ऑथर का इस इस पैसेज में ऑथर था ही नहीं. इस पैसेज में ऑथर ने सिर्फ और सिर्फ ना चीजें डिस्कस की हैं, उसने अपना ओपिनियन नहीं दिया, उसने चीजों को ना प्रेजेंट किया है. तो जब ऑथर का अपना ओपिनियन नहीं होता तो ये वाली जो आंसर चॉइसेस होती है ना, ये हमेशा इनको सबसे पहले क्रॉस आउट कर दो. बहुत क्योंकि ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये ओपिनियन से एस्क्राइब होते हैं. जो क्वेश्चन करना किसी को, ये उसका ओपिनियन होता है. ओके, ये फ्लेवर आ जाता है इसमें ऑथर के अपने ओपिनियन का, लेकिन दिस ऑथर का अपना कोई ओपिनियन था ही नहीं. डज इट मेक सेंस कि मैं बेसिकली जो बात करना चाह रहा हूँ? ये बेसिकली बहुत इजी एलिमिनेशंस हो जाती हैं ये वाली, जो इस तरह के पैसेजेस में जहाँ पे ऑथर का अपना ओपिनियन कोई भी नहीं होता. ठीक है, ये बेसिकली किसी को प्रॉब्लम भी नहीं था इन आंसर चॉइसेस में. तो मेरी assumption ये है कि ऑफ कोर्स इनमें तो आप लोगों को इसका डेफिनेटली आइडिया हो गया होगा कि ये नहीं आंसर्स. अच्छा, एक दूसरा हम लोग क्लासिक पैटर्न देखते हैं. ओके, ये वाला जो पैटर्न था, ये नो शिफ्ट पैटर्न था. ओके, इस पैटर्न को अगर तुम लोग देखो कि बेसिकली टू पैराग्राफ्स थे. एक पैराग्राफ काफी बड़ा था और दूसरा पैराग्राफ एक छोटा पैराग्राफ था. इस पैराग्राफ में जो बात थी वो एक न्यू आइडिया था. देयर वाज नो बिल्ड अप. ठीक है, देयर वाज नो बिल्ड अप और अर्थ शेट. इसमें एक आइडिया डिस्कस था, लेकिन वो अर्थ शेटरिंग आइडिया नहीं था जो कि कम्युनिकेट करने के लिए ऑथर ने अपनी ऑडियंस को ये पैसेज लिखा. तो जो फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर मेरा फोकस जाता है, उसका जो पैटर्न था वो इस तरह का पैटर्न था कि फर्स्ट सेंटेंस, जो सेकंड सेंटेंस उससे फ्लो हो रहा, थर्ड सेंटेंस उससे फ्लो हो रहा, ये दोनों सेंटेंसेस इससे फ्लो हो रहे थे. जो कि एक और बात हो रही थी, वो बिल्कुल एक न्यू आइडिया था और वो टोटली डिस्कनेक्टेड था. तो फिर बेसिकली जब चीज़ें मेरे पास इस तरह की आ जाती हैं, और इस पैसेज का ना, इस पैसेज को तुम लोग थोड़ा सा सर्च करना जीमैट क्लब में या बीट द जीमैट में. इसके जो बाकी आंसर्स हैं वो तुम्हारे स्मॉल पिक्चर आंसर्स हैं. तुम्हारे पास स्ट्रक्चर इन प्लेस हो गया, तुम्हें मेन पॉइंट पता है. इसके बाकी क्वेश्चंस को देखना तुम लोग हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते. दिस इज योर होमवर्क. ओके, इसका थोड़ा सा देखना जो स्मॉल पिक्चर क्वेश्चंस होंगे इस मैसेज के साथ. ओके, सो एक दूसरी टाइप देखते हैं. ओके, बेसिकली ये वाली जो टाइप है, जो टाइप 3 है, उसका उसका जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी तरफ आ जाते हैं सेकंड पैसेज में. ओके, ये अच्छा मुझे बताओ, ये वाला पैसेज तुम लोगों ने, ये वाला पैसेज वीडियोस में डिस्कस है कि नहीं? क्योंकि मुझे एग्जैक्टली जो पता नहीं है ट्रेडिशनल सोशल साइंस मॉडल्स, क्योंकि ये भी एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न है जो कि इस पैसेज में, और इसको थोड़ा सा डिस्कस करके भी हम लोग कर सकते हैं. लेकिन इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है ग्रुप अपनी वीडियोस में कि नहीं किया हुआ. अगर किसी को पता है फिर ये वाला डिस्कस नहीं करते, इसका जो दूसरा पैसेज है वो डिस्कस कर लेते हैं इस टाइप का. ये नहीं किया हुआ? I don't think ओके, so.
परफेक्ट। इसको थोड़ा सा देखें गाइस। अच्छा थोड़ा सा देखो यहाँ पे, ट्रेडिशनल सोशल साइंस मॉडल्स। ओके, जब ये वाला जो वर्ड आ जाता है ना, ये वाला जो वर्ड आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। ओके, इसका मतलब ही वो होता है कन्वेंशनल विजडम वाली सारी सिचुएशन आ जाती है। जब भी तुम्हारे ट्रेडिशनल कोई इस तरह का हो जाता है ना, ट्रेडिशनली इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, या फिर ट्रेडिशनली का मतलब ये कि इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी कोई और बात डेफिनेटली आएगी, वो इसके साथ कंट्रास्ट में होगी। दिस इज समथिंग फॉर श्योर। और कभी कभी क्या होता है, ट्रेडिशनली के बाद तुम्हारा ना इसका एक आइडिया ही होता है जो जो इसके कंट्रास्ट में होता है, वो आइडिया इट हैज समथिंग टू डू विद द मेन पॉइंट, समथिंग टू डू विद द मेन पॉइंट। और ये बहुत ही क्लासिक बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है। ट्रेडिशनली कन्वेंशनल विजडम हैज इट, कन्वेंशनल विजडम से रिलेटेड कोई चीज, और पैसेज में तुम्हारा जो बात होती है वो इसके कंट्रास्ट में जाती है, और जो चीज इसके कंट्रास्ट में होती है इट हैज टू डू, इट हैज समथिंग टू डू, समथिंग मेजरली टू डू विद द मेन पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, traditional social science models of class groups in the US. Traditional social science models of the class groups in the US are based on economic status and assume that women's economic status derives from association with men, typically of fathers or husbands, and that women therefore have more compelling common interest with men of their own economic class than with वुमेन आउटसाइड इट। ओके, ये जो है ये ट्रेडिशनल मॉडल है। ठीक है, काफी बड़ा सेंटेंस है। बेसिकली अब बिगनिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ये काफी बड़ा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा ये तो देख सकता हूँ कि इस सेंटेंस में एक टूल यूज हुआ है जो कि पैरेललिज्म का टूल होता है। ओके, बेसिकली ये चीजें तुम लोग सेंटेंस करेक्शन में ऑफ कोर्स आगे जाके देख लोगे कि पैरेललिज्म का टूल क्या होता है, और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है ना वो दैट एंड दैट पैरेललिज्म की है। यानी कि ट्रेडिशनल जो सोशल साइंस मॉडल्स हैं उसके दो पॉइंट्स हैं, और जो दूसरा वाला पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। ओके, एक्सक्लूसिव पॉइंट नहीं है, मुझे देयरफॉर की वजह से पता चला। ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली उन लोगों को 100% समझ आ रही होंगी जिन्होंने सेंटेंस करेक्शन थोड़ी सी की, जैसे अदनान और फरहान ने सेंटेंस करेक्शन थोड़ी सी देखी हुई है। अदनान, ये चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ, पैरेललिज्म और देयरफॉर कनेक्शन डेवलप होना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होना, ये चीज़ें सेंस कर रही है कि नहीं कर रही? क्योंकि बाकियों ने अभी सेंटेंस करेक्शन उससे शायद नहीं की हुई। जी बॉस कर रही बिल्कुल हैं। कर रही ठीक है, अच्छा अब बिल्कुल ये कर है बेसिकली सिचुएशन है कि यहाँ पे ना बेसिकली दो बातें हो रही हैं, टू थिंग्स आर एस्क्राइब टू ट्रेडिशनल सोशल साइंस मॉडल्स। ओके, इसको अगर तुम लोग रीड करना चाहते हो इसको रीड कर लो, इसको थोड़ा सा देख लो। ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ एक इस पैसेज के साथ एक चीज करने लगा हूँ। मैं इसका थोड़ा सा देख रहा हूँ कि यार यहाँ पे डीसी और आईसी की कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, यहाँ पे जो सेकंड बेसिकली जो कि सेकंड पार्ट ऑफ द पैरेललिज्म है जो कि एंड के बाद आ रहा है, वो फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड भी है, यानी कि मैं यहाँ पे स्किप नहीं कर सकूंगा। दिस इज अ कंसिडरेबली लार्ज सेंटेंस, ये काफी बड़ा सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो ट्रेडिशनल कोई चीज है उससे रिलेटेड बात हो रही है, और ये काफी बड़ा सेंटेंस है। ओके, इसको अब थोड़ा सा देखो। अब इसको अगर तुम लोग रीड करना चाहते हो गो हेड, और इसको वाकई रीड करके उसको गेट करो। जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, बिगनिंग्स आर इंपॉर्टेंट। बिगनिंग्स में अगेन मुझे जब ये वाली कंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि इनिशियल मॉडिफायर और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज वाली, तो मेरा फोकस ना ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर ज्यादा चला जाता है, उसको मैं पहले गेट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे और जो कीस्टोन स्पीशी वाला भी जो तुम्हारे पास कंस्ट्रक्शन थी, कि वाइल वाली कंस्ट्रक्शन थी, डीसी आईसी की कंस्ट्रक्शन थी, मैं आईसी वाली जो कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस था उस पर मेरा ज्यादा फोकस हो रहा था। ओके, अब दिस इज अ कंसिडरेबली लार्ज सेंटेंस, और इसको मैं क्या करूँ, और इसको मैं डिवाइड भी नहीं कर सकता क्योंकि दोनों पार्ट ऑफ द इस सेंटेंस को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ एंड की वजह से, बट बोथ द पार्ट्स आर रिलेटेड बिकॉज ऑफ द वर्ड देयरफॉर। जो देयरफॉर होता है वो टेक्निकली स्पीकिंग ग्रामेटिकली ये कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, ये टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस है, इनको इनको रिलेट कर रहा होता है आपस में। तो अगर ये दोनों रिलेटेड है, यानी कि मैं कुछ भी यहाँ पे स्किप नहीं कर सकूंगा, तो आइडियली क्या है कि मुझे इसको ना रीड करना चाहिए, आई हैव टू गेट इट। ओके, लेकिन एक हम लोग एक स्पेसिफिक केस को डिस्कस करते हैं कि ये पैसेज तुम लोगों के पास आता है, और ये मैं डीसी और आईसी वाली जो कंस्ट्रक्शन थी, मैं वहां पे भी मैंने इसको बताया था। आइडियली क्या करना चाहिए, आइडियली इसको थोड़ा सा ना तुम लोगों को रीड करना चाहिए। बिगनिंग्स आर इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट जो कि इसको थोड़ा सा रीड करना चाहिए, तो चीज़ों को तुम लोग बहुत ईजी कर लोगे अपने लिए। ओके,
लेकिन मैं एक स्पेसिफिक सिचुएशन की बात कर रहा हूँ व्हेन आई एम रियली प्रेस्ड फॉर द टाइम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में मेरे पास अगर आखिर में सपोज के 2 मिनट्स आर लेफ्ट, मेरे पास ये वाला पैसेज आता है, उस वक्त तुम लोग यकीन करो, तुम लोगों के पास अगर ये वाली सिचुएशन होती है तो तुम लोग ना रश करना चाहोगे, तुम लोग ऑटोमेटिकली, इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम लोग ना काम डाउन हो सको। लास्ट 2 मिनट्स ऑफ द टेस्ट में जब फिर सेक्शन में तुम लोग कभी भी काम डाउन नहीं अपने आप को कर सकते। ओके, वो इम्पॉसिबल होती है सिचुएशन। अगर ये इस तरह की सिचुएशन में आ जाता है, इतना बड़ा सेंटेंस है ना, इसके अंदर वो कंस्ट्रक्शन है इंडिपेंडेंट इनिशियल मॉडिफायर और इंडिपेंडेंट क्लॉज वाली, ना डीसीआईसी की कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर। जो कंस्ट्रक्शन है इनफैक्ट वो मुझे फोर्स कर रही है कि मैंने इसको रीड ही करना है, तो मैं इसको क्या करूँ, मैं आइडियल सिचुएशन में इसको रीड कर लूँ। लेकिन अगर मुझे बेसिकली अगर नहीं रीड करना तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरे पास ना एक क्लू है बेसिकली यहाँ पे, इस बड़े सेंटेंस में एक क्लू है मेरे पास। वो क्लू है क्या? वो इसका फर्स्ट वर्ड था ट्रेडिशनल, और ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको, ये तुम्हारे रिडार में होना चाहिए ये वाला वर्ड, ठीक है? ये ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल विजडम या इट इज अज्यूम्ड। इट इज अज्यूम्ड का भी मतलब होता है कि हम लोग ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग उसको बात करें, कन्वेंशनल विजडम को बात करें। इन कंस्ट्रक्शंस में ना, इन कंस्ट्रक्शंस में जो कि ट्रेडिशनल कन्वेंशनल विजडम वाली कंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंस होती है ना तुम्हारी कन्वेंशनल विजडम से अवे और समथिंग एल्स की तरफ फोकस जा रहा होता है। एनर्जी एनर्जी तुम्हारी यहाँ पे जा रही होती है। एक और भी इस बस बात करते हैं, और वो बात ये होती है इस तरह की कि वेयर द एनर्जी फ्लोज अटेंशन गोज। ओके, यहाँ पे जो एनर्जी मेरी यहाँ पे ना बेसिकली फ्लो जो है ना तुम्हारा, इससे अवे जा रहा होता है ट्रेडिशनल विजडम से। जिस तरह अगर कोई बंदा ये बात करता है ना, आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक इस तरह का मुल्क है। तो बेसिकली मैं इसकी तरफ, मेरा ऑटोमेटिकली माइंड ना इसके ऊपर फोकस नहीं करेगा। मेरा माइंड डेफिनेटली जो फ्लो करेगा ना, मेरे माइंड का जो फोकस है कि व्हाट इज गोइंग टू कम, ये बंदा अभी क्या बात करना चाह रहा है, तो इसकी तरफ मेरा फ्लो करता है। ओके, मेरा फोकस ऑटोमेटिकली, जो टेंशन है वो एनर्जी भी यहाँ पे फ्लो करती है। मेरा मेरा फोकस ऑफ कोर्स एक एनर्जी होती है, एनर्जी मेरी वहां पे फ्लो करेगी। वेयर द एनर्जी गोज अटेंशन, वेयर द एनर्जी फ्लोज अटेंशन गोज। ओके, मेरी एनर्जी वहां पे फ्लो करेगी। अब यहाँ पे भी एग्जैक्टली ये सिचुएशन हो रही है कि यहाँ पे जो कि मेरी एनर्जी ऑटोमेटिकली फ्लो करनी चाहिए कि यार ये जो चीज़ है, ये ट्रेडिशनल बात हो रही है, यहाँ ये इस बंदे का मकसद जो है समहाउ ट्रेडिशनल, जब भी कोई चीज़ आती है, इसका मतलब ये है कि मैं इसके बारे में ना, इससे कुछ कंट्रास्ट में बात होगी। अगर इससे बारे में इसके कंट्रास्ट में एक आइडिया हो तो वो मेन पॉइंट हो जाता है। ओके, ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग समथिंग, सम फेमिनिस्ट सोशल साइंटिस्ट बाय कंट्रास्ट। ये रियली इंपॉर्टेंट वर्ड, ओके, ये की वर्ड्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि अब थोड़ा सा देखो मेरा स्ट्रक्चर किस तरह डेवलप हो रहा है। मेरा बेसिकली जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ट्रेडिशनल, जो कि तुम्हारी तुम्हारी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग समथिंग थी, उसके बाद बाय कंट्रास्ट इसके साथ कोई चीज़ कंट्रास्ट में आ गई, और वो पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? सम फेमिनिस्ट सोशल साइंटिस्ट। ओके, ये क्या चीज़ है? ये सब्जेक्ट है। दिस इज सम फेमिनिस्ट सोशल साइंटिस्ट बाय कंट्रास्ट, यानी कि एक कैटेगरी की बात हो रही है, फेमिनिस्ट सोशल साइंटिस्ट की बात हो रही है। उनका जो व्यू पॉइंट है वो इसके साथ कंट्रास्ट में है। ओके, इनके साथ कंट्रास्ट में, तो मुझे पता चल गया कि यार ये बेसिकली कंट्रास्ट में बात होगी। जो ये वाली बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल से, वो इनके कंट्रास्ट में। मैं एक स्ट्रक्चर को सिर्फ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और स्ट्रक्चर के अनफोल्ड करने से मेरे पास जो मेन पॉइंट है वो भी मुझे पता चल जाता है। और ये मैं हम लोग के फर्स्ट वीडियोज हैं उनसे ही हम लोग कहते आ रहे हैं। तो हमारे पास ये बात हुई कि जहाँ पे सब्जेक्ट था, इस कैटेगरी की बात हो रही है। तुम्हारे पास जब भी you are going from the category to a person, social historian, this person is the part of this category। 100% ये होता है, 100%। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरो इन कहते हैं, जीरो इन करना कहते हैं। ओके ओके, कि तुमने कैटेगरी की बात की, जैसा कि तुमको क्या है, पीटीआई जो है वो एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। शहीद सलवी एक बहुत ही जबरदस्त एक बात करते हैं। शहीद सलवी या फिर मैं कुछ बंदे के बारे में अगर कोई बात करूँ ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के बाद, एक अगर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, कि यहाँ पे ना जब तुम एक कैटेगरी की बात करते हो, उसके बाद अगर किसी बंदे का नाम अगर तुम करते हो, ला, 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 ला,
मैं 120 का अलार्म लगा के सो जाया हुआ था, देख लो ये। अगर हम तुम लोग कभी भी ये बात करते हो कि तुम लोग अगर सोशल साइंटिस्ट के बाद अगर कोई स्पेसिफिक बंदे की बात करते हो, तो वो जो बंदा होता है वो इस कैटेगरी का पार्ट होता है, ओके। अगर तुम लोग किसी भी पॉइंट के बाद अगर एग्जाम्पल की बात करते हो, तो वो एग्जाम्पल इस पिछले वाले लास्ट सेंटेंस की एग्जाम्पल होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर को देख रहा था। वो स्ट्रक्चर ये था कि ट्रेडिशनल, उसके बाद फेमिनिस्ट सोशल साइंटिस्ट, उनका व्यू पॉइंट और उनका व्यू पॉइंट इसके साथ कंट्रास्ट में है। उसके बाद जो मैरी राइन है वो एग्जाम्पल आ गई, ओके। मैरी राइन की एग्जाम्पल है, उसने कोई एग्जांपल बात की, वो एग्जांपल कंसिडरेबली लार्ज एग्जांपल है। मैं ऑफ कोर्स उसमें अगर तुम देखते हो तो यहाँ पे उस एग्जांपल के अंदर फिर से एक एग्जांपल इन इटसेल्फ डिटेल होती है। कॉलन का मतलब कि यू आर गोइंग इनटू द फर्दर डिटेल, और मुझे जहाँ पे डिटेल के अंदर भी डिटेल में मुझे मेन पॉइंट नहीं मिलेगा। आई एम गिविंग इट अ रीड फॉर द स्ट्रक्चर एंड फॉर द मेन पॉइंट। डिटेल के अंदर भी डिटेल में मुझे मेन पॉइंट नहीं मिलेगा, मैं टोटली इसको स्किप कर देता हूँ। अब तुम्हारा है क्या, तुम आगे जाते हो रिसेंटली दो, ओके, रिसेंटली दो अदर फेमिनिस्ट एनालिस्ट। उसके बाद एक रीसेंट जो है वो तुम्हारे अदर फेमिनिस्ट एनालिस्ट हैं, उनका व्यू पॉइंट आ गया, वो भी कंट्रास्ट में है, वो भी कंट्रास्ट में है, ठीक है। वो किसके कंट्रास्ट में है, वो बेसिकली जो कि इससे पहले बात हो रही थी उसके कंट्रास्ट में। वो जो बात हो रही थी उस जो कि सोशल फेमिनिस्ट सोशल साइंटिस्ट है, वो ट्रेडिशनल के साथ कंट्रास्ट में थे। और जो इसके बाद तुम एक और बात कर रहे हो, रिसेंटली दो अदर फेमिनिस्ट एनालिस्ट हैव क्वेश्चन दिस मॉडल, इस मॉडल को उन्होंने क्वेश्चन किया, वो इसके साथ कंट्रास्ट में है, okay, and none could own something. Recently though other feminists have questioned this model. This का मतलब ये होता है कि ये बैक पॉइंटर होता है, और ये तुम्हें वीडियो से पता होगा कि बैक पॉइंटर्स किस तरह ऑपरेट करते हैं। ये लास्ट सेंटेंस की तरफ या फिर जो पिछले बात हो चुकी है उसकी तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। अगेन तुम आगे जाते हो तो फिर से तुम्हें एनॉकले की बात हो रही है, तुम यू आर गोइंग फ्रॉम कैटेगरी टू पर्सन, देन दिस पर्सन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एन एग्जाम्पल। तो फिर यहाँ पे भी तुम्हें मेन पॉइंट नहीं मिलेगा। तुम अगर आगे आते हो तो फिर तुम्हें फिर से बेसिकली कॉलन मिल गया, और तुम्हें उस कॉलन के अंदर तुम्हें फर्दर डिटेल मिलेगी, और तुम्हें इस डिटेल में भी तुम्हें मेन पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग समथिंग, फेमिनिस्ट सोशल साइंटिस्ट बाय कंट्रास्ट, उसके बाद जो कि सम अदर पीपल उनका भी कंट्रास्ट है इसके साथ, और उसके बाद मेरी राइन की बात होगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे बात करना है। और मेरी राइन का जो रिलेशनशिप ट्रेडिशनल के साथ किया, अगर इन दोनों का आपस में कंट्रास्ट में, तो इनका इनका भी आपस में मेरी राइन का ट्रेडिशनल के साथ कंट्रास्ट में होगा। मेरी राइन का रिलेशनशिप फेमिनिस्ट सोशल साइंटिस्ट के साथ क्या है, इन सिंक रिलेशनशिप है। और जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये मैंने एस्टेब्लिश करने होते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप मैंने एस्टेब्लिश करने होते हैं कि कौन सा किसके साथ, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हैं तो इन आपस में सारों का क्या व्यू पॉइंट है। उसके बाद अदर फेमिनिस्ट सोशल साइंटिस्ट है, उनका रिलेशनशिप फेमिनिस्ट के साथ क्या था, कंट्रास्ट का था। उसमें एनोक्ले का जिक्र आया था, उसका रिलेशनशिप मैरी राइन के साथ क्या हो जाएगा, कंट्रास्ट का हो जाएगा। क्योंकि मैरी राइन का जो रिलेशनशिप है वो फेमिनिस्ट अदर फेमिनिस्ट एनालिस्ट के साथ इन सिंक है। डज इट मेक सेंस कि ये जो हम लोग एक स्कीमेटिक बना रहे हैं, डज इट मेक सेंस गाइस? ये भी 100%। इसको इसको Yeah. इसको जी सर। इसको भी मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये भी बहुत क्लासिक पैटर्न है। ये भी बहुत क्लासिक पैटर्न, अगर तुम लोगों ने ऑलरेडी ये पैटर्न नहीं नोट किया हुआ तो ये पैटर्न रिपीट होता है, ओके। जब ये वाला पैटर्न भी तुम्हारा होता है ना, इसमें भी तुम देखो कि ऑथर का अपना व्यू पॉइंट है, कोई ऑथर का अपना व्यू पॉइंट नहीं है। अगर ऑथर का व्यू पॉइंट नहीं है तो प्राइमरी पर्पस में वो आंसर चॉइसेस जहाँ पे बेसिकली वो वाले वर्ड्स जो कि ओपिनियनेटेड वर्ड्स होते हैं, वो मेरे कभी भी आंसर चॉइस नहीं हो सकते। ओपिनियनेटेड वर्ड्स जो है ना यहाँ पे, वो है प्रोपोज वाला जो वर्ड है, ये मेरा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑथर ने कोई प्रपोज कुछ भी नहीं किया, ओके। ये मेरा कभी भी नहीं हो सकता। जस्ट गो अहेड एंड आंसर दिस क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अगर जरूरत पड़ी इसको और डिस्कस करेंगे इसको।
Perfect. So I have answer from Javeria, from Rehman, Shirazi, from Lina. अदनान और फरहान रह गए, सेल्स के बंदे रह गए यार. बस ठीक है, सही है. तो लोगों के आंसर्स ठीक है. और ये इस तरह का पैसेज था जिसकी मैं कैटेगराइजेशन करूं, तो वो कैटेगराइजेशन ये थी कि तुम्हारा ऑथर का कोई भी व्यू पॉइंट नहीं था, उसने जो बाकी दूसरों के व्यू पॉइंट्स हैं वो इसने बताए हुए हैं. परफेक्ट जवेरिया, आई गेट योर आंसर. परफेक्ट, ठीक है, ठीक है. आंसर इज सी. ठीक है. अब थोड़ा सा देखो कि थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं और चीज़ों को ना थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं. जो कि फर्स्ट वीडियो भी तुम लोगों को सेंड की थी, और जो भी देखो, जो प्राइमरी पर्पस होता है, जो स्ट्रक्चर अनफोल्ड होते हैं, रीडिंग फॉर द मेन पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी होता है. नॉट फ्रॉम एवरी डिटेल द क्वेश्चन इज आस्क्ड. ओके, हर डिटेल में से क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता. अब दिस इज नॉट रिकमेंडेड कि यू गेट every detail inside the passage. It is not recommended. Okay, it is not possible as well कि तुम्हें ना हर डिटेल समझ आए. It is not possible. It is not recommended at all. Okay, क्योंकि from not every detail the question is asked. The small जो passages होते हैं, एक अपनी 3 questions होते हैं, और हर हर डिटेल में से क्वेश्चन नहीं आता, तो फिर मैं अगर हर डिटेल को अगर रीड करना स्टार्ट कर दूंगा, उसका कोई फायदा है नहीं. ओके, मैं स्ट्रक्चर को देख सकता हूँ. व्हेन आई एम वर्किंग वेरी क्लोजली विद द टेक्स्ट ना, तुम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखना. व्हेन यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद द टेक्स्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट द स्ट्रक्चर. बिग पिक्चर तुम लोग देख ही नहीं सकोगे. व्हेन यू आर वर्किंग अवे फ्रॉम द टेक्स्ट, तुम्हें जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो तुम्हें नजर आ जाता है, वो टेबल ऑफ कंटेंट की तरह ऑपरेट करने लग जाता है. इन सारे पैसेजेस को जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए, इनके ना तुम लोगों ने भी इसके बाद इनके स्मॉल पिक्चर क्वेश्चंस भी करोगे. स्मॉल पिक्चर क्वेश्चंस तुम लोग करोगे जो तुम्हें स्ट्रक्चर का पता होता है कि विच पार्ट ऑफ द पैसेज आई हैव टू गो बैक, तो तुम्हारे लिए वो बहुत इजी हो जाते हैं, गिवन कि तुम्हारी क्रिटिकल रीजनिंग के जो इन्फ्लुएंसेस है ना, वो भी स्ट्रांग हों. क्रिटिकल रीजनिंग मैंने तुम लोगों को की होगी एक मैंने तुम लोगों को ना वीडियो सेंड की होंगी. वो वीडियो थी क्रिटिकल रीजनिंग का रिलेशनशिप विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ओके, बेसिकली इस सेशन में हमारे साथ हैं जवेरिया भी हैं, और बेसिकली जवेरिया के साथ भी मेरे कुछ सेशंस हुए थे, और जवेरिया के साथ जो मेरे सेशंस होते हैं वो मेरे बहुत ही अच्छे सेशंस होते हैं. वो सेशंस का मुझे खुद इंतजार होता है कि मेरे बेसिकली जवेरिया के साथ सेशंस होंगे. ओके, सो वो बेसिकली जो कि वीडियोस थी वो जवेरिया के साथ थी, और क्रिटिकल रीजनिंग का रिलेशन हम लोगों ने इन चीज़ों को डिस्कस किया था. प्लीज़ उस वीडियो से गो थ्रू हो जाना. क्रिटिकल रीजनिंग में को किस तरह जो कि होती है आरसी, किस तरह इनका रिलेशनशिप क्या होता है, क्योंकि आरसी के अंदर यू हैव बिग पिक्चर क्वेश्चंस एंड यू हैव स्मॉल पिक्चर क्वेश्चंस. जो कि स्मॉल पिक्चर क्वेश्चंस होते हैं, इनमें जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वो इन्फ्रेंसेस के क्वेश्चंस होते हैं. क्रिटिकल रीजनिंग की जो इन्फ्रेंसेस होती हैं वो मुश्किल होती हैं एज कम्पेयर टू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के इन्फ्रेंसेस. जब तुम लोग क्रिटिकल रीजनिंग की इन्फ्रेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की इन्फ्रेंसेस पीस ऑफ केक हो जाती हैं, वो बिल्कुल वॉक इन द पार्क होती हैं वो. ठीक है. तो फिर हम लोगों ने क्रिटिकल रीजनिंग की इन्फ्लुएंसेस के अभी हमारे जो नेक्स्ट वीक होंगे कुछ सेशंस होंगे, और उसके बाद तुम लोग देखोगे तुम्हारी जो आरसी के जो स्मॉल पिक्चर क्वेश्चंस होते हैं वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं. उनको एक निट्रो बूस्ट मिलता है, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी तुम लोगों ने बेसिकली जो मेन पॉइंट और जो स्ट्रक्चर है उसको तुम लोगों ने मास्टर किया होता है. और उसके बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो कि स्मॉल पिक्चर्स होते हैं वो रह जाते हैं. स्मॉल पिक्चर्स को तुमने क्रिटिकल रीजनिंग में इन्फ्लुएंसेस में मास्टर किया होता है. तो जब तुम इन दोनों चीज़ों को मर्ज करते हो ना, आरसी एक नेक्स्ट लेवल पे जाती है. ठीक है. बेसिकली ये सिचुएशन थी. इसके बाद अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम लोग एक और आरसी का पैसेज देख लें. चलो टाइप 3 में एक और देखते हैं. ओके, बेसिकली इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें चीज़ें किस तरह अनफोल्ड हो रही हैं. ओके, थोड़ा सा देखो. फर्स्ट सेंटेंस, हिस्टोरियंस रिमेन डिवाइडेड. यहाँ पे रुक जाओ. ओके, तुम लोगों को पता है कि जो फर्स्ट बेसिकली सेंटेंस जो होता है उससे ना तुम्हें क्लू एटलीस्ट मिल सकता है कि चीज़ें अनफोल्ड किस तरह होंगी. हिस्टोरियंस रिमेन डिवाइडेड. अच्छा, जो ट्रेडिशनल का मतलब होता है ना, जो हम लोगों ने लास्ट पैसे में देखा था, ट्रेडिशनल का मतलब ही ये होता है कि यार कोई ट्रेडिशनल बात हो रही है और देयर इज गोइंग टू बी टॉक अबाउट समथिंग व्हिच इज नॉट ट्रेडिशनल. ओके, अगर एक ही बात होगी नॉट ट्रेडिशनल तो वो इसके साथ कंट्रास्ट हो जाएगा. ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसा मिक्स्ड भी वर्ड्स था,
इनके अंदर इनहेरेंट मीनिंग ऑफ कंट्रास्ट होता है। ओके, डिवाइडेड भी एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर इनहेरेंट मीनिंग ऑफ कंट्रास्ट होता है, क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन का मतलब ही कंट्रास्ट होता है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल का मतलब ये होता है, उसका भी मतलब ये होता है कि तुम्हारा ना यहाँ पे इनहेरेंट मीनिंग ऑफ कंट्रास्ट है। ये चीज़ें मेक सेंस करी कि नहीं करी, और अ, क्योंकि कंट्रास्ट का मतलब ये होता है कि यार इस पैसेज को ना मैं किस तरह ये पैसेज अनफोल्ड होगा वो मुझे थोड़ा सा बता देता है ये वाला। डज इट मेक सेंस कि डिवाइडेड का मतलब भी इनहेरेंटली कंट्रास्ट है, मिक्स्ड का मतलब भी कंट्रास्ट था, ट्रेडिशनल का मतलब भी Yes. कंट्रास्ट है। ओके, ये बेसिकली इस तरह चीज़ें बेसिकली मुझे पता चल जाती हैं कि यार चीज़ें ना किस तरह अनफोल्ड होंगी, पैसेजेस किस तरह अनफोल्ड किस तरह होंगे। हिस्टोरियंस रिमेन डिवाइडेड ओवर समथिंग। आइडियल सिचुएशन में मुझे इसको रीड करना चाहिए, आइडियल सिचुएशन में मुझे इसको ना बिगनिंग्स को गेट करना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन है तुम लोग एटलीस्ट इनको इसको रीड करो और थोड़ा सा इसको ना ट्राई टू गेट के यार क्या क्या बात हो रही है। जब हिस्टोरियंस रिमेन डिवाइडेड, इसका मतलब ये कि कोई कुछ लोग होंगे वो इस वाले जो कि इस बात को कह रहे होंगे, दूसरे होंगे इस बात को कह रहे होंगे। किस चीज के ऊपर डिवाइडेड है? डिवाइडेड ओवर दिस थिंग। ओके, ये बेसिकली बोन ऑफ कंटेंशन है। जो ये चीज है इसमें कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि इस तरह होना चाहिए, कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये चीज है क्या, इसको तुम लोग थोड़ा सा देखो, तो इसको थोड़ा सा गेट करने की कोशिश करो। बिगनिंग्स आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, इसको रीड करो। मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक केस की बात करूं, उसमें तुम लोगों ने किस तरह ऑपरेट करना होगा या फिर किस तरह तुम लोग फोर्स हो गए ऑपरेट करने के लिए स्ट्रक्चर को अगर पकड़ना है। सम स्कॉलर्स कंटेंट, जो कि सम स्कॉलर्स हैं, बेसिकली उनका व्यू पॉइंट ये है। यहाँ पे कोई ट्रांजिशन का वर्ड नहीं, यानी कि कंटिन्यूएशन, ठीक है। अगर तुम लोग आगे आते हो तो बेसिकली ये वाला काफ़ी बड़ा सेंटेंस था, और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे आर्ग्यू का मतलब ये कि अगेन बैक पॉइंटर है, प्रोनाउन जो होते हैं वो बैक पॉइंटर्स होते हैं, इनकी बात हो रही है। यानी कि सम स्कॉलर्स जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही कंटिन्यू होता जा रहा है। ओके, आगे सच है इसका मतलब होता है कि एग्जांपल आ रही है किसी बात की, और उसके बाद ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ कोर्स यहाँ पे भी मुझे मेन पॉइंट नहीं मिलेगा। जहाँ पे यानी कि अब बेसिकली है क्या कि सम स्कॉलर्स का अगर से रिलेटेड कोई बात होगी, तो मैं बेसिकली यहाँ पे कुछ आ जाऊंगा, मुझे एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिल रहा है। अगर तुम लोग आगे आते हो, अ ग्रोइंग नंबर ऑफ हिस्टोरियंस आर्ग्यू, some argue, growing number of historians argue, so this is definitely a second point of view। ये तुम्हारा second point of view है जो second paragraph में आ गया। अब बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का जा रहा है। एक तुम्हारा सेंटेंस आया, उसके बाद तुम्हारा उस सेंटेंस में बात हुई कि दो जो क्लासिफिकेशन है उनकी बात होगी, फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात होगी, उसके बाद तुम्हारी सेकंड क्लासिफिकेशन की बात होगी, और ये चीज़ें किस तरह कहाँ क्या पॉइंट आउट क्या कर रही हैं उसको देख लेंगे। ग्रोइंग नंबर ऑफ हिस्टोरियंस आर्ग्यू इन कंट्रास्ट ऑफ कोर्स मैं ये पहले मैं बता चुका, इसको मैं पहले ही मैं प्रिडिक्ट कर चुका हुआ था कि यार ये किस तरह पैसेज अनफोल्ड होगा। किस तरह मैंने क्यों किस तरह प्रिडिक्ट किया, क्योंकि क्लासिफिकेशन और डिवीजन की बात हो रही, तो उसका मतलब ये होता है कि उनमें इनहेरेंट मीनिंग ऑफ कंट्रास्ट हो जाता है मिक्स्ड में भी, इनहेरेंट मीनिंग ऑफ कंट्रास्ट ट्रेडिशनल में भी हो जाता है, इनहेरेंट मीनिंग ऑफ कंट्रास्ट जो होता है वो तुम्हारा इस तरह की कंस्ट्रक्शन में भी होता है, जो कि इसमें थी डिवीजन में भी इनहेरेंट मीनिंग ऑफ कंट्रास्ट हो जाता है, ठीक है। तुम अगर आगे इसको रीड करते हो तो यहाँ पे बेसिकली कोई कंट्रास्ट का वर्ड है नहीं, तुम्हारा कंटिन्यूएशन है। तुम अगर आगे रीड करते हो तो अनलाइक द अर्लीस्ट बैंक्स, तो तुम्हारा डिटेल में कंट्रास्ट आ रहा है, यानी कि मेन पॉइंट का कंट्रास्ट नहीं है। अर्लीस्ट बैंक्स के कुछ जो होता था वो इन बैंक्स में नहीं होगा, कुछ इस तरह की बात हो रही है। द बैंक्स ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी, इनका कंट्रास्ट है। उसके बाद तुमने बेसिकली एक बंदे की बात की, एज पॉल गिली एसर्ट्स। ओके, इस बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ये बंदा जो है इसकी पोजीशन किस तरह है कि तुमने एक क्लासिफिकेशन, एक बॉडी की बात की, उसके बाद यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक पर्सन। इसका जो कि पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो इन सिंक होगा इसके साथ। अ ग्रोइंग नंबर ऑफ हिस्टोरियंस आर्ग्यू, इनके साथ इसके साथ इन सिंक होगा। इस बंदे का जो व्यू पॉइंट है वो जो पहली वाली डिवीजन का पार्ट था उसके साथ कंट्रास्ट का रिलेशनशिप होगा। ओके, ये मैं क्यों देख रहा हूँ, बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं अथॉरिटीज। अथॉरिटीज दे जनरेट क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स ऑल्सो जनरेट क्वेश्चंस, लेकिन ये सारे जो क्वेश्चंस जनरेट करती हैं ये स्मॉल पिक्चर क्वेश्चंस के होते हैं। यानी कि जब पॉल की बारी आएगी, पॉल के बारे में बात होगी, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और उसका जो व्यू पॉइंट है मुझे पता है कि उसका एक खास पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इन सिंक है, तो मैं इसको आके यहाँ पे क्लोज रीड दे दूंगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पर्पस ऑफ स्ट्रक्चर है उसको मैं गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो प्राइमरी पर्पस ऑफ स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अनफोल्ड होता जा रहा है।
द एक्सेप्शन की बात आई, अगर एक्सेप्शन से बात आएगी तो मैं बेसिकली यहाँ पे आ जाऊँगा, और यही था इसमें भी, इस वाले पैसेज में भी ये था कि तुम्हारा एक टॉपिक सेंटेंस था, उसमें डिवीजन की बात हुई, फर्स्ट बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू और सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी डिटेल दी, यही था तुम्हारा। अगर तुम लोग इसको थोड़ा सा, इफ़ यू गेट इट, तो अगर तुम लोग आंसर चॉइस में जाते हो, डू लेट मी नो द आंसर क्या होगा इसका, सर चैट जो बॉक्स। ये एक्सेप्शन है in the end, is that in sync with the historian's point of view by विच default? हिस्टोरियंस, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्लासिफिकेशन पहले वाला, हिस्टोरियन, the पहले first one. वाले बेसिकली यहाँ पे जो एक्सेप्शन है, द एक्सेप्शन सच हिस्टोरियंस नॉट नेसेसरीली, ओके देखें, दिस पर्सन वियर्स ब्लैक, आई वियर आई वियर वाइट, ओके, या फिर आई वियर ब्लू ब्लू क्लोथ, ओके। अब यहाँ पे अगर एक्सेप्शन जो है वो कंट्रास्ट होगा, ओके, जो इसके साथ कंट्रास्ट है वो नॉट नेसेसरीली इसके साथ इन सिंक है। डज इट मेक सेंस? Yeah. इसी तरह से ऑपरेट हो रही है यहाँ पे चीजें। Okay. अच्छा, वॉज इट लीना या फिर जवेरिया थी ये, किसकी, कौन था? Tina. ओके, अच्छा, गो टू द आंसर क्वेश्चन, जो प्राइवेट पर्पस का क्वेश्चन है इसके साथ, और इसको थोड़ा सा, इसको, इसका मुझे आंसर दें। टेक योर टाइम, ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही रेडिकल, क्योंकि हम लोगों ने इनफे बिगिनिंग्स को भी मैंने तो नहीं पढ़ा, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो चीज़ें डेफिनेटली आसान हो जाएंगी, अगर नहीं पढ़ा तो फिर भी, क्योंकि इसको, इसमें हम लोगों ने जस्ट बहुत ही बहुत तेज लेके गए इसको। Okay, okay, Javeria, just give me a second. जवेरिया, बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके ग्रुप में भी पोस्ट किया होगा किसी ने। ओके, परफेक्ट।
अच्छा जवेरिया, आपका आंसर नहीं मिला मुझे, प्लीज इफ यू डोंट हैव द डॉक्यूमेंट जस्ट डू लेट मी नो, मैं फिर आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर लेता हूँ आपके साथ. ओके ओके. Perfect. Adnan Farhan, awesome. Perfect, Javeria. Awesome. अली भाई, it's C for keto ना? C for what? कीटो डाइट? नहीं नहीं, वो के होता है. अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल अदनान. परफेक्ट. सो जवेरिया, योर आंसर इज करेक्ट. और जो कि फरहान और अदनान का सबसे पहले आंसर मिला है. ऑसम. और इसको थोड़ा सा कोई एक्सप्लेन करेगा अदनान या फरहान में से, या फिर जस्ट गिव मी अ सेकंड. जवेरिया, कैन यू एक्सप्लेन जो आंसर चॉइस थोड़ा सा, कि किस तरह चीज़ें प्रोसीड की हैं, किस तरह अगर आप करना चाहें, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, इफ़ यू नॉट तो फिर नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट आई जस्ट वांट टू सी योर रीजनिंग एग्जैक्टली क्या है आपकी. ए एंड ई एलिमिनेटेड. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. जो कि ए है और ई एलिमिनेटेड, क्यों, वाई, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न एग्जैक्टली क्या था? डी ऑल्सो एलिमिनेटेड बिकॉज दिस इज नॉट एन एनालिसिस. ठीक है, दिस इज जस्ट प्रेजेंटिंग ऑफ व्यू पॉइंट्स. ओके, जो एनालिसिस होता है उसमें ऑथर का एक फ्लेवर होता है. यस 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 या. So nor is it a comparison as in A, it is a contrast or कंपेयर का डिफरेंट एक सिचुएशन हो जाती है. जो कि ज़्यादा बेहतर इसका जो वर्ड था ना वो कंट्रास्ट था, और कंपैरिजन नहीं था. कंट्रास्ट है वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है. एग्जामिनेशन एज इन ई. ओके, जो एग्जामिनेशन है ऑफ कोर्स वो एनालिसिस होता है, और यहाँ पे एनालिसिस नहीं था. एग्जामिनेशन, एवेल्युएशन, ये सारे एनालिसिस होते हैं. Comparison has pros and cons. This is a contrast of 100%. Awesome, 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 awesome. Perfect, perfect. Awesome, Javiria, awesome. Perfect, just जबरदस्त. इसको कोई और भी एक्सप्लेन करना चाहेगा? दान, आप एक्सप्लेन करना चाहोगे? जी जी, श्योर अली भाई. हम्म. अच्छा अली भाई, इसमें जो मेरी मतलब पर्सनल स्ट्रेटजी होती है, जो आपने वीडियोस में लिखा हुआ है कि आप जैसे ही सवाल पढ़ें तो आप हमेशा सी की तरफ जाएं, और मैंने जब सी की तरफ गया तो प्रेजेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस. अच्छा, यहाँ पे ये जो तीन लफ्ज हैं, प्रेजेंट, डिफरेंट और इंटरप्रिटेशंस, ये तीनों जब मैं अपने स्ट्रक्चर में बैठाता हूँ तो ये तीनों बहुत फिट बैठते हैं, इस लिहाज से कि यस आई सी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, और वो क्या कर रहे हैं कि उनको प्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज ऑथर की वॉइस तो टोटली मिसिंग है. हम नहीं देख रहे कि ऑथर कोई अपनी किसी भी तरह से उसमें ओपिनियन ला रहा है, तो उसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन है ओपिनियन का. इसको मैं एट द फर्स्ट, बिकॉज मैंने अभी बाकी नहीं पढ़े, तो इसको मैं हाईएस्ट कंटेंडर रख के आई वुड मूव अपवर्ड. Awesome. रीइवैल्यूएट अ कन्वेंशनल इंटरप्रिटेशन. अच्छा, अब रीइवैल्यूएट में मतलब रीइवैल्यूएट का लफ्ज जो है कीवर्ड, दैट्स हाईली इंपॉर्टेंट, कि एक चीज है वो पहले भी इवैल्यूएट हुई और अब जो है उसको वो
एवेल्युएट कर रहा है। अब आइडियली ये होना चाहिए कि अगर मैं कहूँ कि यार आपकी बात को मैं एवेल्युएट करूँ, देन दैट मीन्स कि उसे मैं एवेल्युएट करूंगा अपने ओपिनियन के साथ, जो कि मिसिंग है इसमें। फिर awesome awesome कंपेयर द awesome इकोनॉमिक रूल, कंपेयर में पूरे स्ट्रक्चर में ए वर्सेस बी नहीं रखा गया, बट ये है कि ए इज दिस, बी इज दिस, सो वी डोंट सी ए वर्सेस बी। awesome ठीक है ठीक है ठीक है एनालाइज perfect के दैट वी आर लुकिंग फॉर सम इम्प्लीकेशंस के इस चीज का कॉजल, मतलब कॉज इफेक्ट क्या है। एनालाइज मतलब यू नो वी वर लुकिंग एट अ 360 डिग्री या मोर ऑफ अ वेरी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट आइडिया, बट हम इसमें सिर्फ उस आइडिया की एक कह लें कि बेसिक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और एग्जामिन ऑफ कोर्स एज जो आपने मिस्टर वेरिया की बात बताई, एग्री विद दैट। ठीक है ठीक है ठीक है परफेक्ट 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 चलो ठीक है मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते हैं अपनी डिस्कशन को ठीक है थोड़ा सा मैं बहुत ही फ्रैंकली जो है अपनी मैं ओपिनियन दूंगा ठीक है ना जिसके बारे में मैं जिस तरह सोच रहा हूँ और थोड़ा सा इसका देखो मकसद तुम लोगों को जो हमारी जो ओपिनियंस होती है ना उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम लोग कहोगे मैं तुम लोगों को प्राइवेटली बता दूंगा कि तुम लोग किस तरह हो कौन किस तरह काम पे स्टैंड करे मेरी अंडरस्टैंडिंग है क्या जिस तरह कि तुम लोग के क्वेश्चंस थे या फिर अगर क्वेश्चंस जिस तरह तुम लोग देख रहे थे ठीक है मेरे ख्याल से ऑफ इस चलो मैं अपनी प्राइवेट ही दे दूंगा तुम लोगों को कि क्या मेरी ओपिनियंस हैं लेकिन अब थोड़ा सा देखो कि वे फॉरवर्ड क्या है अब लोगों ने इसको आगे किस तरह लेके जाना है अब टुडे एंड द डे आफ्टर टुमारो नेक्स्ट फ्यू डेज तुम लोग इसको जो प्राइमरी पर्पस है इसको थोड़ा सा मास्टर करो ओके स्किमिंग और स्किपिंग को थोड़ा सा मास्टर करो किस तरह चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं किस तरह चीज़ें नहीं ऑपरेट कर रही ये दिस इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि तुम्हारे पास स्ट्रक्चर इन प्लेस हो तुम्हारे पास जो कि प्राइमरी पर्पसेस है मेन पॉइंट तुम्हें पता हो ओके उसके बाद जो गेम आ जाती है वो आ जाती है स्मॉल पिक्चर क्वेश्चंस की इसको हम लोग फिर से आरसी में वापस आएंगे क्योंकि आरसी की ना सिग्निफिकेंस बहुत होती है आरसी जितना आपको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है ना जीमेट में उतनी कोई और आपको नहीं देता कोई भी क्वेश्चन टाइप नहीं देता आरसी में ये होता है कि ना आरसी में आपको थोड़ा सा हो जाता है कि मैं ठीक जा रहा हूँ लेकिन आप जाके ना हैंड्स अप अपने कर देते हो जब प्रेशर आ जाता है प्रेशर के अंदर प्रेशर में परफॉर्म करना आरसी में ना वो उसी वक्त तुम लोग कर सकते हो जो बहुत अच्छी किस्म की प्रैक्टिस हो जिस तरह मैं सुहेब की बात मैं फिर से करूंगा सुहेब के सेशंस भी जवेरिया के साथ होते थे इफ यू वांट टू टॉक टू जवेरिया जवेरिया से पूछें कि सुहेब के साथ कितने ज़बरदस्त सेशंस होते थे और आरसी के भी सेशंस जो जवेरिया के साथ हुए थे सुहेब के और सुहेब के बारे में जो मैं बात करता हूँ कि मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में कोई बहुत ही बंदा जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही अंडररेटेड बंदा है वो बेसिकली सुहेब है जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है वो बस मार कहाँ पे खा जाता है वो थोड़ा सा गुस्से का तेज़ है ये 100% उसके अंदर ये बात है कि वो गुस्से का काफ़ी ज़्यादा तेज़ बंदा है वो लेकिन वो उस जैसा टैलेंट यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है उस जैसा उस बंदे जैसा टैलेंट उसकी जो कि मास्टरी है ना आरसी की वो इसी तरह की वो स्ट्रक्चर को बहुत ज़बरदस्त पकड़ता है स्ट्रक्चर को पकड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग किस तरह स्ट्रक्चर को पकड़ सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी पर्पस को कि जो कि फर्स्ट बेसिकली जो कि तुम्हारे जो कि भी प्रैक्टिस तुम लोगों ने करनी है 20-30 पैसेजेस लो और सिर्फ उनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर करो प्रैक्टिस स्ट्रक्चर को गेट करने की कोशिश करो और मेन पॉइंट को प्राइमरी पर्पस को इसको मास्टर करो वंस दिस इज मास्टर्ड और क्रिटिकल रीजनिंग की इन्फ्लुएंसेस तुम लोगों ने मास्टर कर ली जब इनको तुम मर्ज करोगे ना फिर बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन निकलती है क्रिटिकल रीजनिंग की इन्फ्लुएंसेस को मास्टर करने से तुम जो स्मॉल पिक्चर क्वेश्चंस हैं वो तुम मास्टर बहुत अच्छे तरीके से करते हो क्रिटिकल रीजनिंग की इन्फ्लुएंसेस बहुत डिफिकल्ट होती हैं एज कम्पेयर टू आरसी की इन्फ्लुएंसेस और जो स्मॉल पिक्चर क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो चीफ क्वेश्चन होता है ना जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो इन्फ्लुएंस क्वेश्चन होता है इट इज कंसीडर्ड द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन और बाकी कुछ भी नहीं फिर रह जाता आरसी में ठीक है थोड़ा सा इसको देखो और वर्बल की सिग्निफिकेंस क्या होती है वर्बल की सिग्निफिकेंस ये होती है कि 2 पॉइंट इंक्रीमेंट इन वर्बल एज कम्पेयर टू 2 पॉइंट इंक्रीमेंट इन क्वांट जो वर्बल का जो 2 पॉइंट इंक्रीमेंट होता है ना जीमैट में वो आपका जो स्कोर होता है उसको ज़्यादा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है जो आपका रॉ स्कोर 800 में से आना होता है ओके आरसी की सिग्निफिकेंस ये होती है कि इफ यू डोंट गेट द पैसेज यू कैन गेट 4 क्वेश्चंस इनकरेक्ट इन अ रो क्वेश्चन इनकरेक्ट 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 और इनकरेक्ट व्हेन यू हैव 4 क्वेश्चंस इनकरेक्ट इन अ रो तो इट इज अ डिजास्टर सिचुएशन टू बी इन इसका मतलब ये होता है कि 100 पॉइंट्स का डिप लग गया ये 100 पॉइंट्स का डिप लगता है कुछ सालों पहले एक लड़का था जिस लड़कों को मैं जानता उसका नाम
वो बेसिकली बहुत ही स्मार्ट लड़का था, यानी कि बहुत एकेडमिकली बहुत ब्राइट, और ये वो उसका ना, उसने दुनिया के हर बेसिकली ईजेवेंट की भी इसकी सब्सक्रिप्शन ली, उसकी भी सब्सक्रिप्शन ली, वो आरसी में नहीं इम्प्रूव कर सक रहा था, और उसकी वजह से आरसी की बेसिकली नई इम्प्रूवमेंट की वजह से उसका स्कोर कहीं जा ही नहीं रहा था, वो आरसी स्टक था टोटल। आरसी बिल्कुल उसको कुछ नहीं समझ आती थी आरसी क्या ऑपरेट करती है, कैसे ऑपरेट करती है, लेकिन तुमने देखा है कि आरसी को अगर तुम लोग थोड़ा सा देख लो सही तरीके से, ये बहुत जल्दी बेसिकली इसको परफेक्शन पे लेके जाया जा सकता है। एज कम्पेयर टू सेंटेंस करेक्शन, वो अपना टाइम लेती है, वो बहुत नॉलेज ओरिएंटेड होती है, ये बहुत ही स्ट्रेटजी और ओरिएंटेड होती है आरसी। तो स्ट्रेटजीज को जो हम लोगों ने लर्न किया है, जो वीडियोस में भी थी, जो कि आज भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर ली। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे इमरान भाई कहते थे यार, आज ये जो सेशन है ना, जो हम लोग एक्स्ट्रा सेशन रख रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा है नहीं, और फ्रैंकली ये इसका बेसिकली करने का कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये कि तुम लोगों को आज हुआ है, प्लीज़ ये जो चीज़ें लर्न की हैं, इनको फिर से अप्लाई करो। जब तक अप्लाई नहीं करोगे, तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम लोगों की प्रोग्रेस है या फिर नहीं है प्रोग्रेस। और होपफुली मेरे और बेसिकली जवेलिया के कुछ और सेशंस भी हैं लाइंड अप आरसी के, तो अगर तुम लोगों को ज़रूरत होगी, उनकी भी रिकॉर्डिंग्स तुम लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन फ्रैंकली उनकी भी तुम्हें ज़रूरत अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने आरसी को ऑलरेडी तुम्हारे साथ, तुम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया। सो दिस इज़ इट। If you have any question, you can ask the question. If you don't have any question, अली भाई, uh, जस्ट मैं एक चीज ऐड कर दूं यहाँ पे, and it could be just my personal opinion, but अरे भाई, there can never be replacement of yours। जो आप बात करते हैं, जिस तरह से आप holistically को बात को करते हैं, I have studied from both इमरान एंड सुहेब, आपकी रिप्लेसमेंट कोई है ही नहीं। एंड जिस तरह से आप एक ये बंदे को बात ना करो भाई, कॉन्फिडेंस, ये बात ना करो। इसका पता है बट रीजन क्या होता है? यू ऑलवेज हैव अ रिप्लेसमेंट, हर किसी की रिप्लेसमेंट होती है, और इस तरह की कोई बात है नहीं। मैं हम्बल होकर नहीं बात कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल से जो कि मेरा जो बहुत ही फेवरेट बंदे है ना, मेरी मुझे बेसिकली मेरी जो मानूर भी बहुत ही, मैं उनका मेरी बहुत ही रिस्पेक्ट है, क्योंकि और यहाँ पे बेसिकली जो कि हर बंदा है वो मेरे ख्याल से जो है इस बंदे, लेकिन चलो खैर, तुम्हारा एक कॉम्प्लीमेंट था, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अभी अगर आप एबीसी का कायदा भी पढ़ाएंगे ना, मैं उस क्लास में भी आऊंगा, बिकॉज इट्स सो फन टू सिट विद यू एंड लर्न फ्रॉम यू, इवन दो ये चीजें देखी हुई हैं, बट जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, इट्स देयर इज नो मैच, एंड इट्स अ अच्छा चलो, वेरी वेरी थैंक्स अ वेरी लॉट, थैंक यू, compliment from the heart, and thank you so much for giving time today, and परफेक्ट 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 it's always परफेक्ट, a pleasure to sit with you and learn. ऑसम। Thank चलो you, जी, sir. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच। बस ठीक है, बस तुम लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, और थोड़ा सा देखो कि ये चीज़ें इसको मास्टरी तक लेके जो जल्दी, ताकि हम लोग फिर जो क्रिटिकल रीजनिंग इन्फ्लुएंसेस में आए, उसका जो हम लोग को स्केचुअल होगा, वो तुम लोग को मैं कम्युनिकेट कर दूंगा, क्रिटिकल रीजनिंग को हम लोगों ने किस तरह लेके जाना है। ओके, सो साइनिंग आउट, और फिर मुलाकात होती है तुम लोगों से। परफेक्ट परफेक्ट, टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर, Thank you. या Allah थैंक, Hafiz. अल्लाह Sir हाफिज, ji, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।